दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि आर्यन रात के समय में भी शिकार कर रहा था, जिसकी वजह से स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें उसके लिए थोड़ी चिंतित नजर आ रही थी। तभी फायर वुल्फों का एक झुंड आर्यन पर हमला कर देता है, लेकिन आर्यन उनका भी बिना डरे सामना करने लगता है। अब आगे। आर्यन का शरीर थक चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान बरकरार थी। ड्रैगन कट, यह कहते हुए उसने एक बार फिर उन हरी रंग की आंख वाले वुल्फों के ऊपर हमला कर दिया। वीरान ब्लेड किसी शैतान की तरह भड़क चुकी थी, उससे निकलने वाली शक्तियां बेहद खतरनाक थी। स्विश 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 स्विश, 1 2 3। हर बार जब वीरान ब्लेड से एक वुल्फ मरता तो आर्यन चुपचाप उसके कट की गिनती करता। जब वो गिनती करता तो फायर वुल्फ बुरी तरह से दर्द में चिल्लाते, उनकी टूटी हुई हड्डियां और चिथड़ों में कटा मांस इधर उधर उछलते हुए नजर आ रहा था और हर जगह उनका ताजा खून बह रहा था। यह एक तूफान की तरह था जो अपने साथ गिरी हुई पत्तियों को बहा ले जा रहा था। एक सुंदर घातक दृश्य। एक के बाद एक फायर वुल्फ तुरंत मारे गए। एक के बाद एक सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में बजती रही। यह पटाखे फोड़ने जैसा था। 128 कट। मैंने थोड़ा और सुधार किया है। आर्यन थोड़ा उत्साहित था। ड्रैगन स्लेयर तकनीक एक डिवाइन लेवल तकनीक थी, इसलिए उसे थोड़ा भी विकसित करना बेहद मुश्किल था। तभी उसके दिमाग में एक बार फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार यह थोड़ी अलग थी। आर्यन, तुम्हारी शक्तियों का स्तर बढ़कर लेवल 8 युद्ध मास्टर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा 1000 फायर वुल्फों को मारने के लिए 1000 EXP पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 10 स्ट्राइकिंग मूल्य, 10 सिस्टम पॉइंट्स और वुल्फ स्लेइंग योद्धा का खिताब मिलता है। मेरा एक लेवल और बढ़ गया है। आर्यन बहुत खुश था। फिर उसने अपने आसपास के खूनी दृश्य को देखते हुए पीछे हटते हुए फायर वुल्फ को देखा। हाँ, क्या तुम लोगों को डर लग रहा है? तुम भागना चाहते हो? लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। आज तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। इसके बाद वो एक बार फिर से वीरान ब्लेड हाथ में लिए हुए आगे बढ़ा। अभी भी वहां 300 से अधिक फायर वुल्फ बचे हुए थे, जो आर्यन को देख अपने दिलों में डर महसूस करने लगे। उनके लिए यह पागल कातिल किसी राक्षस से कम नहीं था। फायर वुल्फों के झुंड की लड़ने की ताकत बेहद क्रूर थी, लेकिन आर्यन उनसे भी अधिक क्रूर था। ड्रैगन स्लेयर तकनीक की क्रूरता ने हर फायर वुल्फ के दिल में डर पैदा कर दिया। उस तरह का ब्लेड जो सब कुछ मार सकता था बहुत जंगली और अत्याचारी था। यह एक ऐसी ब्लेड तकनीक थी जिसका सामना करना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने केवल वुल्फों के लोगों का पीछा करने के बारे में सुना है। मैंने कभी किसी व्यक्ति को वुल्फों के झुंड का पीछा करते नहीं देखा है। बड़ी बहन, कहीं हम मतिभ्रम तो नहीं हैं? सबसे छोटी बहन तारा ने अपनी आंखें रगड़ी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही थी। सबसे बड़ी बहन वर्षा के चेहरे पर भी अविश्वास था और उसने कहा, क्या यह लड़का कुछ ज्यादा ही असामान्य नहीं है? बीच के बहन मेघा भी अपने दिल में बेहद हैरान थी और उसने कहा, इसकी युद्ध मास्टर रैंक द्वारा जारी की गई शक्तियां युद्ध आत्मा रैंक के योद्धा से भी अधिक मजबूत है। मुझे लगता है उसकी यह ब्लेड तकनीक कम से कम हेवन रैंक की है। ऐसा लगता है कि उसके रहस्यमय गुरु की पृष्ठभूमि बहुत महान है। गोलियां बनाने में, तालिस्मानी कागज बनाने में और अब हेवन रैंक जैसी शक्तिशाली तकनीक रखने के लिए क्या फायर ग्लास शहर के पास इस तरह का कोई विशेषज्ञ है? या यह सिंह परिवार का ग्रैंड एल्डर है? वो तीनों आर्यन को अधिक से अधिक समझने में असमर्थ थी। तारा ने देखा कि आर्यन वुल्फों के झुंड का पीछा करते हुए उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहा था और तभी उसने हंसते हुए कहा, कितना सुंदर। वर्षा हंसी। क्या अभी किसी ने नहीं कहा था कि उसका रूप औसत है? तारा ने कहा और तर्क दिया, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इसके अलावा मैं उसकी उपस्थिति के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसके स्वभाव के बारे में बात कर रही हूँ। मेघ, क्या तुमने तारा को देखा?
क्या तुम उसे बता सकती हो कि इस वक्त उसका स्वभाव कैसा है? वर्षा ने मुस्कुराते हुए कहा। तारा ने अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा, वर्षा दीदी, आप यह मत सोचिए कि आप मुझे सिर्फ इसलिए परेशान कर सकती हैं क्योंकि आपकी छाती बड़ी है। अगर आप में हिम्मत है तो आप मेघा दीदी से मुकाबला करके दिखाओ। वर्षा ने मेघा के सीने की ओर देखा और तुरंत कहा, छोटी लड़की, तुम कलह पैदा करने की कोशिश कर रही हो, अब तुम में मार लगने वाली है। तारा तुरंत मेघा के पीछे छिप गई और मदद के लिए विनती की। मेघा दीदी, मुझे बचाओ। मेघा ने गुस्से में कहा, गड़बड़ करना बंद करो, चलो चलते हैं। वर्षा ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या यह आर्यन की रक्षा के लिए नहीं है? मेघा ने कहा, क्या आप अब आर्यन को देख सकती हैं? तारा ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि आर्यन वहां से गायब था। वो तुरंत बाहर निकली और बोली, तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो बड़ी बहन, जल्दी करो। अगर उस कमीने को कुछ हो गया तो मैं मेघना दीदी को कैसे समझाऊंगी? वर्षा हंसी, ऐसा नहीं है कि तुम मेघना की वजह से उसको मरना नहीं देना चाहती, बल्कि तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारे प्रेमी को चोट ना लग जाएगी है। दूसरी तरफ आर्यन ने पूरे रास्ते उन सभी वुल्फों का पीछा किया और उन्हें मौत के घाट उतारा था। उसके सभी पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे। यह एहसास बहुत बढ़िया था। सुबह के समय 300 से अधिक फायर वुल्फ में से एक भी नहीं बचा था। उन सभी को आर्यन द्वारा मार दिया गया था। उसके EXP पॉइंट्स में लगभग 1 लाख पॉइंट्स की वृद्धि हुई थी, लेकिन अभी भी उन्हें पूरी तरह से भरने के लिए 2 लाख से अधिक पॉइंट्स की आवश्यकता थी। यह रात एक खूनी रात थी। इस पूरी रात में सिंह परिवार के 10 से अधिक योद्धाओं की हत्या कर दी गई थी। उनके तरीके बेहद क्रूर थे। हर योद्धा की नसों को काट दिया गया था और उनके खून का सार निकाला जा चुका था। हत्यारे अभी तक अनजान थे। फायर वुल्फ घाटी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। परीक्षा में भाग लेने वाले सिंह परिवार के योद्धाओं ने कुछ भी नहीं देखा और उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। दूसरी जगह पर, यंग मास्टर, हमें आर्यन का पता चल गया है कि वो कहाँ हैं। प्रणव की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वो उत्साहित हो गया। फिर उसने कहा, तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी जाओ और अमित्र को सूचित करो। यंग मास्टर, मैंने पहले ही सीनियर मास्टर अमित्र को इस बारे में बता दिया है। वो पहले ही निकल चुके हैं। वो दोपहर से पहले ही आर्यन को पकड़ लेंगे, एक सिंह परिवार के योद्धा ने कहा। बहुत बढ़िया। प्रणव असाधारण रूप से खुश था। तुम लोगों में से जिसने भी आर्यन को जिंदा पकड़ा, उसे अलग से एक पुरस्कार दिया जाएगा। सिंह परिवार के योद्धाओं की हत्या हो चुकी थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। वर्तमान एल्डर सर्वजीत सिंह और बाकी योद्धाओं को केवल आर्यन की हत्या करने से मतलब था। इस तरह के नेतृत्व में इस तरह का परिवार, यह अजीब होगा अगर यह नष्ट नहीं हुआ तो। इस वक्त आर्यन सिंह परिवार के एक योद्धा के बगल में खड़ा था, जिसकी नसें काट दी गई थीं, और ध्यान से जांचने के लिए नीचे बैठ गया। इसका भी खून का सार निकाला जा चुका है। यह तीसरी लाश है। फिर उसने उस समय के बारे में सोचा जब वो रहस्यमय व्यक्ति द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर उस दिन ग्रैंड एल्डर नहीं होते तो उसका पूरा रक्तसार सूख जाता। इसका मतलब यह सर्वजीत सिंह का काम नहीं है। किसी बाहरी इंसान ने इन सभी योद्धाओं को जान से मारा है। यह सोच आर्यन का दिल थोड़ा कांप उठा। यह तीसरी बार था जब उसका सामना इस तरह के सिंह परिवार के योद्धा की लाश से हुआ था, जिनकी हाथों और पैरों की नसें काट दी गई थीं और उनका रक्त का सार सूख गया था। हत्यारों की तकनीक थोड़ी अलग थी। उनके द्वारा उपयोग किए जाने हथियार भी अलग होंगे। लाशों पर विभिन्न निशानों को देखते हुए यह सिर्फ एक बाहरी शक्ति का काम हो सकता था। आर्यन ने फायर ग्लास शहर के अन्य 3 स्तंभों के बारे में सोचा और अपने मन में सोचा, क्या वो हो सकते हैं? तभी, अच्छा आर्यन, तुमने वास्तव में अपने परिवार के एक योद्धा की हत्या कर दी और तुम्हारे तरीके तो बहुत क्रूर हैं। आज मैं सिंह परिवार के लिए तुम्हारी जैसी बुराई को दंडित करूंगा। एक तेज आवाज आई। आर्यन ने महसूस किया कि यह किसी लेवल 1 युद्ध आत्मा रैंक के योद्धा की शक्तियां थी। अमित्र,
आवाज की दिशा से एक योद्धा बाहर निकला और जमीन पर पड़ी लाश को देखते हुए अमित्र ने भौहें उठाकर कहा, आर्यन, तुम्हें और कुछ कहना है? आर्यन खड़ा हुआ और हंसा, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। क्या तुम बुराई को दंडित नहीं करना चाहते हो? आओ। अमित्र ने हंसते हुए कहा, ऐसा है तो फिर आज्ञाकारी रूप से घुटने टेको और अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। आर्यन ने कहा, भाड़ में जाओ, यही सर्वजीत सिंह का लक्ष्य है ना? फिर वो हंसा और अपनी जगह से गायब हो गया। अमित्र ने भौहें फेरी और मजाक उड़ाया, एकमात्र युद्ध मास्टर मेरे सामने खेलने की हिम्मत कर रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि युद्ध आत्मा की शक्ति क्या है। इसके तुरंत बाद उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद की और अपनी युद्ध आत्मा रैंक की शक्तियों को बाहर निकाला और एक हमला करते हुए कहा, पहाड़ तोड़ घूंसा। फू। आर्यन के सिर पर मुट्ठी लगने से हवा में छेद करने की आवाज आई। पहाड़ तोड़ घूंसा पहाड़ों को दो हिस्सों में बांट सकता था और चट्टानों को तोड़ सकता था। अगर आर्यन के सिर से यह घूंसा टकरा जाता है तो उसका सिर किसी कचरे की तरह फूट जाता। उसका पहला हमला ही एक जानलेवा हमला था। वो आर्यन को जान से मारना चाहता था। आर्यन ने मृत्यु के देवता की तरह एक गंभीर मुस्कान प्रकट की और कहा, भाड़ में जाओ। उसने विंड शैडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और तुरंत उसका शरीर धुंधला पड़ गया। इससे पहले कि अमित्र का हमला आर्यन को छू भी पाता, उसका शरीर वहां से गायब हो चुका था। तभी उसे एक अजीब आवाज अपनी पीठ पीछे सुनाई दी। इससे पहले कि वो पीछे मुड़ पाता और अपनी पीठ पीछे उस आवाज पर हमला कर पाता, उतने में एक आकृति जल्दी से आगे बढ़ी और उसके बचाव का इंतजार किए बिना सीधे उसकी छाती पर लगी। क्रेक। अमित्र की सारी पसंलियां टूट गई थीं और उसका शरीर एक धमाके के साथ पीछे उड़ गया। उसी समय शक्ति की एक लहर भी उसके आंतरिक अंगों में घुस गई। आर्यन ने अपना सिर भी नहीं घुमाया क्योंकि वो बिना किसी भाव के गुर्रा रहा था। इस वक्त उसने अपनी टोडिंग स्किल सक्रिय कर रखी थी। अमित्र पीछे जाकर एक चट्टान से टकराया और उसके मुंह से खून का एक थक्का बाहर निकला, जिसे उसने तुरंत थूक दिया। उसके सभी आंतरिक अंग शरीर के अंदर ही मुड़ तुड़ चुके थे और कुछ तो बाहर भी निकल आए थे। फिर उसने अपना सिर उठाकर आर्यन को देखा, जो अपनी जगह चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? वो बस एक युद्ध मास्टर रैंक का योद्धा है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह सोचते सोचते उसका शरीर लुढ़क गया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। क्या आर्यन सिंह परिवार के योद्धाओं को मारने वाले उस क्रूर हत्यारे को ढूंढ पाएगा? आखिर किसने मारा था सिंह परिवार के उन 10 योद्धाओं को? अमित्र के मरने के तुरंत बाद आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हें युद्धात्मा रैंक के योद्धा को मारने पर 1500 EXP पॉइंट्स, 70 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुए हैं। क्या तुम स्ट्राइकिंग एट्रीब्यूट को रिलीज करना चाहते हो? नहीं। इस तरह के छोटे झींगे के लिए अपनी स्ट्राइकिंग विशेषता को जारी करना केवल एक बर्बादी थी। स्ट्राइकिंग एट्रीब्यूट को मरने वाले व्यक्ति की लाश पर जारी किया जाता था और केवल तभी सिस्टम अधिक अच्छी चीजें देने में सक्षम था। आर्यन के वहां से जाने के बाद एक काले कपड़ों वाला आदमी एक पेड़ से उतरा और चुपचाप अमित्र की चोटों का निरीक्षण किया। उसकी भौहें थोड़ी फीकी पड़ गईं और अगले ही पल वो गायब हो गया। 1 घंटे बाद प्रणव अतुलनीय रूप से क्रोधित था। सुअर का बच्चा, उसने वास्तव में इसे भी मार डाला। अब मुझे उसे खुद ही पकड़ना होगा। शिकायतों और उलझन से भरे अमित्र के भाव को देखते हुए प्रणव ने उसे लात मारी और गुस्से में कहा, यह भी एक बेकार कचरा निकला। अमित्र की हत्या एक छोटी सी बात थी, लेकिन यह बात आर्यन से जुड़ी थी तो यह जल्द ही चारों ओर फैल गई थी। तीनों स्तंभों के लोगों को भी यह खबर जल्दी ही पता चल गई थी। उन्होंने इसका बस एक ही परिणाम निकाला, उसे मार डालो, क्योंकि वो इस बात से चिंतित थे कि कहीं आर्यन ड्रैगन गॉड बर्ड को पुनर्प्राप्त न कर लें। अगर ऐसा होता है तो आर्यन उनके लिए एक गले में अटकी हड्डी के समान होगा, जो कभी भी उनको नुकसान पहुंचा सकता था। फायर वुल्फ घाटी हत्या के इरादे से भर गई। एक नदी की छोटी सी धारा के किनारे आर्यन ने एक जंगली खरगोश का शिकार किया, फिर उसका पेट काटकर उसे भूनने के लिए आग पर लटका दिया।
स्नो व्हाइट, क्या तुम भी कुछ खाना चाहोगे? आर्यन ने अपने विचार को आगे बढ़ाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्नो व्हाइट की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो खाने का बड़ा शौकीन था, लेकिन भुने हुए मांस के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया और केवल सोता रहा। आर्यन ने उसे फिर से नहीं पूछा। जब से स्नो व्हाइट फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला से लौटा था तब से वो चैन से सो रहा था। कल रात एक पल के लिए जागने के बाद वो इससे पहले एक बार भी नहीं उठा था। आर्यन को लग रहा था कि स्नो व्हाइट ब्रेक थ्रू करने वाला था। इसका मतलब जल्द ही उसका लेवल बढ़ने वाला था। अंधेरे में गुल गु गुगुल गुलु स्वर्ग संप्रदाय की तीनों लड़कियों के पेट भूख से गरज रहे थे। आर्यन को मांस भूनता देख तारा अपनी लार निगलती रही, और जब उसे मांस की खुशबू आती तो वो अपने पेट को और नहीं पकड़ पाती थी। अगर मेघा ने उसे नहीं पकड़ा होता तो वो कई बार बाहर निकलती। क्या खुशबूदार मांस है! वो बस एक कमीना है। बड़ी बहन, क्या हमें इस तरह खाली पेट उसकी रक्षा के लिए कुछ ब्याज या कुछ इकट्ठा नहीं करना चाहिए? कम से कम आपको हमें खाना खिलाना होगा। जब भी आर्यन कुछ खाता, तारा गुस्से में शिकायत करती। आर्यन द्वारा बनाया जाना वाला भुना मांस उसके लिए घातक रूप से लुभाने वाला था। फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला से लौटने के कुछ दिनों बाद तक वो कुछ भी नहीं खा पाई थी। आर्यन के द्वारा बनाए जाने वाले मांस की तुलना में शहर के बड़े बड़े ढाबों और रसोई घरों का भोजन केवल मरे हुए सुअर के समान था। मेघा ने कहा, क्या यह सिर्फ भुना हुआ मांस नहीं है? हम इसे खुद भून सकते हैं। वर्षा दीदी, जाओ आप एक समुद्री डिमन बीस्ट को मार डालो। मुझे विश्वास नहीं होता, तारा ने स्वेच्छा से कहा। मैं जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाऊंगी। आधे घंटे बाद एक डिमन बीस्ट को आग के ऊपर लकड़ी में पिरोकर भूना जा रहा था। हालांकि 10 मिनट बीतने से पहले ही उसमें से एक जलती हुई गंध बाहर फैल गई। मेघा ने तुरंत मांस को नीचे उतार दिया और कहा, आओ आओ, पहले स्वाद लीजिए, यह निश्चित रूप से उस कमीने के मांस से बुरा नहीं होगा। तारा ने बेसब्री से मांस का एक टुकड़ा फाड़ दिया और देखा कि मांस के नीचे अभी भी खून के निशान थे। वो बहुत ज्यादा भूखी थी, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की और तुरंत मुंह में भरकर उसे चबाने लगी। थू थू थू, बड़ी बहन, यह क्या है? वर्षा ने भी एक टुकड़ा फाड़ दिया और खाना शुरू कर दिया। कुछ मुंह भर खाने के बाद उसका चेहरा बैंगनी हो गया और उसने अपनी छाती पर थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इससे अच्छा मुझे जहर दे दो। मेघा ने उनकी ओर देखा, क्या यह इतना बुरा है? उसने एक टुकड़ा फाड़ दिया और कुछ हिस्सा मुंह में भर लिया। उसका चेहरा नम हो गया और उसने तुरंत थूक कर कहा, यह भी तो भुना हुआ मांस है, इसमें अंतर इतना बड़ा क्यों है? उनसे कुछ दूरी पर धारा किनारे मांस खाते हुए आर्यन हंस रहा था। बीती रात से उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शुरू में उसने सोचा कि यह सर्वजीत सिंह के लोग थे, इसलिए उसने कई बार घायल होने का नाटक किया, लेकिन किसी ने उसकी स्थिति का लाभ नहीं उठाया। फिर उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसे यह पता लगा कि वो स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें थीं, तो वो थोड़ा हैरान रह गया था। यह तीनों बहनें मेरा पीछा क्यों कर रही है? क्योंकि यह यंग मास्टर बहुत सुंदर है, बहुत दबंग है, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कोई भी पीछा करें, उसने अपने दिल में सोचा। आर्यन मुस्कुराया। उसने जंगली खरगोश का आधा हिस्सा जमीन पर रख दिया जिसे उसने खाना खत्म नहीं किया था, और जोर से चिल्लाया, रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? उसकी आवाज सुन मेघा और अन्य दोनों बहनें हैरान थी। मेघा ने तुरंत कहा, जल्दी करो, हम उसे अपनी नजरों से नहीं खो सकते। इस वक्त तारा का पूरा शरीर भूख के कारण कमजोर था। वो आर्यन से नफरत करती थी। मैंने पूरे दिन और रात से कुछ नहीं खाया और आप अभी भी चाहती हैं कि मैं भागूं। अगर वो अगली बार मेरे हाथों में लगा तो मैं उसे खुद जान से मार दूंगी। यह सुनकर वर्षा जोर से हंसी। तारा, यह तुम अनगिनत बार कह चुकी हो, चलो अब हमें चलना चाहिए। गलत, तारा ने गुस्से में कहा। बड़ी बहन, मैं उसे 9 टुकड़ों में काटना चाहती हूँ और आपको खाने के लिए उसका एक अतिरिक्त टुकड़ा दूंगी। है बात करना बंद करो, जल्दी करो,
हमारे मिशन को मत भूलना, मेघा ने भागते हुए कहा। उसकी गति बहुत तेज थी और पलक झपकते ही वो धारा किनारे पहुंच गई। जब वो तीनों धारा किनारे पहुंची तो उन्होंने देखा कि आर्यन दूर दूर तक नहीं है। बड़ी बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, तारा ने कमजोर स्वर में कहा। तभी एक गंध उसकी नाक में घुस गई। यह कैसी गंध है? भुने हुए मांस की गंध। बड़ी बहन, यहाँ आधा भुना हुआ खरगोश है। तारा गंध को किसी कुत्ते की तरह सूंघ रही थी। यह उस कमीने द्वारा फेंका गया होगा। कितनी बेकार बात है। तारा ने उस भुने हुए खरगोश का पैर तोड़ा और उसे मुंह में भर लिया। तुरंत उसका शरीर ऊर्जा से भर गया, जैसे किसी ने अभी अभी उसके अंदर शक्ति भरी हो। यह बहुत स्वादिष्ट है। मेघा ने आंख मूंद ली और सोचा, क्या हम इस मांस के टुकड़े को देखने आए थे? दिन भर सब कुछ सामान्य रहा। आर्यन को रास्ते में कुछ डिमन बीस्ट मिले, लेकिन उसने उनमें से किसी भी पॉइंट्स को नहीं छोड़ा। रात हो गई। जंगल में अंधेरा हो चुका था और चारों ओर वुल्फों के शोर की लहरों ने खामोशी को तोड़ रखा था। आज की रात आर्यन ने फायर वुल्फों का शिकार करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने सावधानी से खुद को छिपा लिया। वो देखना चाहता था कि सिंह परिवार के योद्धाओं की हत्या कौन कर रहा था। 1 घंटे बाद जल्दबाजी में भागते हुए कदमों की आवाज सुनी जा सकती थी। तुम लोग कौन हो? स्विस स्विस। आगे पीछे घूमते लोगों की आवाज सुनी जा सकती थी। आह! बड़े भाई विराट, भागो! आह! आह! 3 चीखने चिल्लाने की आवाज आई। बैंग! विराट नाम का योद्धा फिसल गया और जमीन पर गिर गया। उसी समय आकाश से 3 काली छाया उतरी और उसे घेर लिया। काले कपड़ों वाले लोगों में से एक ने कहा, भागो, फिर से भागो। देखते हैं कि तुम कहां तक भाग सकते हो। विराट ने हाथ में भाला कसकर पकड़ लिया और कराहती हुई आवाज में कहा, तुम लोग वास्तव में कौन हो? भले ही तुम लोग कोई भी हो, अगर मैं भाग नहीं सकता तो मैं लड़ूंगा। काले कपड़ों वाला एक आदमी हंसा, कोई है जो तुम लोगों को मरा हुआ देखना चाहता है। फिर देखते हैं कि तुम क्या करने में सक्षम हो। विराट का शरीर अचानक हिला और उसका भाला तुरंत एक सांप में बदल गया। एक छलांग के साथ वो हवा में उछला और अचानक अपने भाले को घुमाया। भाला पलटवाया। तभी एक भाला अचानक उनमें से एक काले कपड़े वाले व्यक्ति की पीठ पीछे दिखाई दिया और एक सांप रूपी भाला उसके सामने की ओर से विराट तेजी से लिए बढ़ रहा था। काले कपड़े वाले व्यक्ति के पास अपनी पीठ पीछे कोई बचाव नहीं था, क्योंकि इस वक्त विराट सामने से सांप रूपी भाला लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। कच चक! पीठ पीछे आने वाला भाला उस काले कपड़े वाले व्यक्ति के बाएं कंधे में घुस गया। तभी काले कपड़े वाले व्यक्ति ने भी तलवार से विराट पर हमला कर दिया। विराट केवल अपने भाले को छोड़ सकता था और जल्दी से उसे चकमा दे सकता था। फिर अन्य 2 काले कपड़ों वाले लोगों ने भी अपनी तलवारें चलाईं। उनमें से प्रत्येक ने विराट के बाएं और दाएं कंधों में छेद कर दिया और तीसरे व्यक्ति ने सीधे उसकी कमर में तलवार आर पार कर दी और उसे ऐसे ही एक बड़े पेड़ से लटका दिया। गुरु ने हमें निर्देश दिया है कि सिंह परिवार के किसी भी योद्धा के रक्त के सार को न जाने दें। जब वो बात कर रहे थे, उनमें से प्रत्येक ने एक विशेष बोतल निकाली। विराट का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था, लेकिन उसने इतने दर्द में होने के बावजूद चूंकि आवाज तक नहीं करी थी। इसके बजाय उसने सर्द आवाज में कहा, प्रजापति परिवार से कामिकेज। आखिर कौन था यह विराट नाम का योद्धा? क्या प्रजापति परिवार के यही कामिकेज योद्धा सिंह परिवार के योद्धाओं के मार रहे थे, या था कोई और भी उन सभी हत्याओं के पीछे? विराट को जब शक हुआ कि यह तीनों योद्धा प्रजापति परिवार के कामिकेज समूह के सदस्य हैं, तो उसने यह जोर से कहा था। विराट के मुंह से कामिकेज का नाम सुनकर तीनों थोड़ा कांपने लगे। उनकी आंखों ने विराट को उनकी पहचान के बारे में और भी निश्चित कर दिया था। तो तुम लोग सच में कामिकेज समूह के योद्धा हो? इसका मतलब पिछली बार जब हमारे यंग मास्टर की हत्या की कोशिश की गई थी, तो इसके पीछे तुम्हारे प्रजापति परिवार का हाथ था, है ना? तो क्या हुआ अगर तुम हमारी पहचान जान गए हो? चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हारे यंग मास्टर को भी तुम्हारे पास पक्का भेज देंगे। फिर
एक काले कपड़े वाले आदमी ने एक खंजर निकाला और विराट की नस काट दी। उसी समय एक शीर्ष श्रेणी का सफेद दांतेदार बाघ का ताबीज हवा में उछला। फिर एक पानी विशेषता वाला सफेद दांतेदार बाघ बाहर निकला और तुरंत काले कपड़ों वाले आदमी को जमीन पर फेंक दिया। उसने अपना दांतेदार मुंह खोला और जमीन पर पड़े आदमी की गर्दन काट दी। तभी आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हें प्रजापति परिवार के कामिकेज योद्धा को मारने पर 2300 EXP पॉइंट्स, 120 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। उसने जैसी उम्मीद की थी कि यह तीनों स्तंभों में से कोई होना चाहिए था जो सिंह परिवार के योद्धाओं को मार रहा था। अन्य दो कामिकेज तुरंत मुड़ गए और आर्यन को देखा जो अंधेरे से बाहर निकल रहा था। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत आगे बढ़ गए। विराट चुपके से हैरान हो गया और तुरंत कहा, यंग मास्टर, जल्दी भागो, वो दोनों युद्ध आत्मा रैंक के योद्धा हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जब आर्यन रूबी को ढूंढने के लिए वेदांत के आंगन में घुसा था तब उसने कई शाही योद्धाओं को पीट कर बेहोश किया था, उनमें से एक विराट भी था। पिछली बार आर्यन की एक चाल से बेहोश होने के बाद विराट ने उसे अपने दिल में सिंह परिवार का यंग मास्टर मान लिया था। दुनिया ऐसी ही थी, शक्ति का सम्मान किया जाता था। यह उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए कि विराट एक सैनिक था। उसकी शक्तियां दूसरों की तुलना में अधिक प्रबल थी। आर्यन ने सर्द आवाज में कहा, सिंह परिवार का योद्धा डर कर नहीं भागता। विराट का दिल डूब गया। इन शब्दों ने उसे डंक मार दिया था, लेकिन इससे वो आर्यन के बारे में और भी निश्चित हो गया। उसने अपने दोनों हाथों से बल का प्रयोग किया और अपने कंधे से तलवार निकालनी चाहिए। आर्यन ने तुरंत कहा, हिलना मत। तभी एक कमिकेज योद्धा ने कहा, आर्यन, यहां तुम अपनी मौत की तलाश में आए हो। हमला। दोनों काले कपड़े वाले कमिकेज योद्धाओं ने बाईं और दाईं ओर से हमला किया। उनकी हरकतें भूतों की तरह थीं। दोनों युद्धात्मा रैंक के योद्धाओं के शरीर से निकलने वाली शक्तियां बेहद खतरनाक थी। आर्यन खुद पर थोड़ा दबाव महसूस कर सकता था। वो दोनों अमित्र से पूरी तरह से अलग थे। वो दोनों प्रजापति परिवार के कामिकेज थे। जब एक कामिकेज हमला करता तो वो जरा भी दया नहीं दिखाते थे, ना ही वो अपने जीवन की परवाह करते थे। उनके जीवन में केवल एक ही लक्ष्य था और वो था अपने लक्ष्य को मारना और अपने मिशन को पूरा करना, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना पड़े। आर्यन ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने वीरान ब्लेड निकाला और विंड शैडो स्टेप का इस्तेमाल किया। त्वचा खोल। वीरान ब्लेड के वार को देखकर भी कामिकेज योद्धा बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके बजाय उसने अपनी तलवार से आगे की ओर वार किया। आर्यन के पैर बिजली की तरह हिल रहे थे। उस कामिकेज योद्धा की तलवार आर्यन की परछाई से जाकर टकराई, जिसे उसने चकमा दे दिया था। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपने मन में सोचा, एक हताश लड़ाई। उसी समय पहाड़ी से तेजी से कदमों की एक श्रृंखला उनकी ओर बढ़ती हुई आई। आर्यन ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकता। मुझे इन लोगों को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। आर्यन मुकाबला जारी नहीं रखना चाहता था। अगर उसने इसे ज्यादा लंबा खींचा तो यह उसके लिए उतना ही अधिक नुकसानदेह होगा। फायर वुल्फ घाटी में और भी कामिकेज हो सकते थे। अचानक आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, विंड शैडो स्टेप की दूसरी चाल, रिपलिंग सटल स्टेप्स। उसके शरीर से अचानक खतरनाक शक्तियां बाहर निकली और उसे चारों ओर से ढक लिया। आर्यन को जब से विंड शैडो स्टेप तकनीक मिली थी, उसी दिन से वो उसका लगातार अभ्यास कर रहा था। कुछ दिनों पहले ही वो विंड शैडो स्टेप तकनीक के दूसरे स्तर पर पहुंचा था, जो रिपलिंग सटल स्टेप्स का स्तर था। उसकी गति पहले की तुलना में और अधिक तेज हो गई। न केवल उसकी गति बल्कि आर्यन की ब्लेड की गति भी बढ़ गई थी। शुआ, गला घोंट, हड्डी तोड़। इससे पहले कि आर्यन वीरान ब्लेड से आखिरी हमला करता, दोनों काले कपड़े वाले कामिकेज योद्धा आर्यन की ब्लेड के नीचे आकर बुरी तरह से मारे गए। क्योंकि वो बहुत तेज थी, यहाँ तक कि दो युद्ध आत्मा रैंक के योद्धा भी उसकी चाल पूरी होने से पहले मारे गए थे। इसके तुरंत बाद आर्यन के दिमाग में 2 बार सिस्टम की आवाज आई थी।
दो कामिकेज योद्धाओं को आर्यन द्वारा मरता देख विराट स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, 1 महीने पहले की तुलना में आर्यन की शक्तियों में वृद्धि बहुत तेजी से हुई थी। विराट को बचाने के बाद आर्यन ने उसे एक उच्च श्रेणी की हील पिल दी। लंबे समय तक विराट ने कृतज्ञता के आंसू बहाए। वो इतना उत्साहित था कि उसके पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। यंग मास्टर, मैं अतीत में गलत था। आज से मेरा जीवन आपका है। यंग मास्टर, आप वास्तव में बहुत शक्तिशाली और मजबूत हैं। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम चुप रह सकते हो? विराट तुरंत चुप हो गया। आर्यन ने कहा, अब मेरी बात सुनो, पेड़ के छेद में छिप जाओ और किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं लगना चाहिए। यह एक और हील पिल है, इसे तुम 4 घंटे बाद खाना, फिर तुम्हारे घाव जल्दी भरेंगे। विराट ने कहा, धन्यवाद यंग मास्टर, लेकिन यंग मास्टर, आप कहाँ जाना चाहते हैं? मेरे अनुमान के अनुसार न केवल प्रजापति परिवार के कामिकेज बल्कि ब्रह्मा परिवार के योद्धा, वैदिक परिवार के लोग और शाही परिवार के लोग सभी आपको ढूंढ रहे हैं। पूरी फायर वुल्फ घाटी खतरों से भरी हुई है और प्रणव भी आपको खोजने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है, चाहे इसमें उसकी खुद की जान क्यों न चली जाए। रात बहुत खतरनाक थी। डिमन बीस्ट के अलावा पूरी घाटी में हत्यारे फैले हुए थे। बाहर निकलना मौत को दावत देना जैसा था। जैसी उम्मीद थी, आर्यन का दिल कांप उठा और उसने कहा, हर कोई मुझे मारना चाहता है, फिर देखते हैं कि कौन किसे मारता है। तुरंत आर्यन वहां से बिजली की स्पीड से भागते हुए गायब हो गया। बुजुर्ग, हम तीनों कामिकेज योद्धाओं से संपर्क खो चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो तीनों मारे जा चुके हैं। श्रीधर प्रजापति की आंखें सिकुड़ गई और उसने कहा, क्या तुम्हें पता चला कि यह किसने किया? नहीं। ड्रैगन, श्रीधर प्रजापति ने सोचा और फिर भारी आवाज में कहा, ड्रैगन स्पिरिट योद्धा निश्चित रूप से अभी भी जीवित है। उन सभी को मार डालो, सिंह परिवार के सभी योद्धाओं को मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। ठीक है बुजुर्ग। ब्रह्मा परिवार को भी खबर मिल चुकी थी कि प्रजापति परिवार के कामिकाज योद्धाओं की हत्या कर दी गई है। एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या सर्वजीत सिंह ने किसी को भेजा है? नहीं, सर्वजीत सिंह ने शुरू से अंत तक फायर वुल्फ घाटी में किसी को नहीं भेजा। मानो उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि फायर वुल्फ घाटी में क्या हो रहा है। बुजुर्ग ने कहा, मैं समझता हूँ, मूल योजना का पालन करो और सिंह परिवार के योद्धाओं को मारना जारी रखो। वैदिक परिवार को गुप्त रूप से झटका लगा। क्या उनमें से कोई योद्धा ऐसा है जो प्रजापति परिवार के कामिकेज योद्धाओं को मार सकता है? एक बूढ़े आदमी ने कहा, महामहिम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंह परिवार के योद्धाओं में से केवल एक योद्धा युद्धात्मा रैंक पर हैं। उसकी शक्तियों के हिसाब से केवल एक व्यक्ति को मारना संभव हो सकता है, लेकिन एक ही समय में 3 लोगों को मारना असंभव है। महामहिम जमाल ने कहा, क्या यह ड्रैगन स्पिरिट योद्धा हो सकता है? बूढ़ा चुप रहा। थोड़ी देर बाद जमाल ने मजाक उड़ाया और कहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, सिंह परिवार के सभी योद्धा फायर वुल्फ घाटी में मारे जाएंगे। मेरे आदेश का पालन करो और उसे छोड़ दो। बूढ़े आदमी ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, 5वें स्तर का डिमन बीस्ट पहले से ही तैयार है। जब तक हम फायर वुल्फ घाटी में प्रवेश करेंगे तब तक वो और क्रोधित हो जाएगा। उसके बाद सिंह परिवार का एक भी योद्धा घाटी में जिंदा नहीं बचेगा। साथ ही प्रजापति परिवार के कामिकेज और ब्रह्मा परिवार के योद्धा, वो सभी मर जाएंगे। जमाल बुरी तरह से हंसा और उसने कहा, इस बार हम निश्चित रूप से उन्हें भारी चोट पहुंचा सकते हैं। किसने सोचा होगा कि मेरे पास, यानी कि जमाल के पास, एक खतरनाक पागल बीस्ट होगा। हाँ हाँ हाँ। रात इतनी शांत थी कि वह खतरनाक रूप से डरावनी थी। अचानक एक काली छाया दिखाई दी। एक सिंह परिवार का योद्धा गुफा से बाहर निकला और अचानक चिल्लाया, वहां कौन है? उसी समय ब्रह्मा परिवार के 4 लोग बाहर निकले। वो सभी युद्ध आत्मा रैंक के 4थे लेवल से ऊपर के योद्धा थे। वो अपनी पूरी ताकत के साथ सिंह परिवार के योद्धाओं को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। धड़ाम!
एक ताबीज में विस्फोट हुआ और एक सफेद दांतेदार बाघ बाहर निकला, सीधे उनमें से एक योद्धा को जमीन पर दबाया और उसकी गर्दन को चीर दिया। उस योद्धा की तुरंत मृत्यु हो गई और उसी के साथ आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। फिर एक मायावी भूत जैसी आकृति एक उजाड़ ब्लेड के साथ नीचे उतर आई। ब्लेड तकनीक अतुलनीय रूप से भयंकर थी। त्वचा खोल, छुआ, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट। हुश हुश। ड्रैगन स्लेयर तकनीक के साथ रिपलिंग सटल स्टेप्स एक सही त्रुटिहीन संयोजन था। लगातार कुछ हमलों के बाद ब्रह्मा परिवार के शेष 3 लोगों की मौत हो गई। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े सिंह परिवार के योद्धा हैरान रह गए। उन्होंने अंधेरे में खड़े आर्यन को देखा और पूछा, आप कौन हैं? आर्यन ने कहा, सिंह परिवार से कोई। फिर उसकी आकृति हिल गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। क्या आर्यन सभी परिवारों के योद्धाओं और उनके हत्यारों से बच पाएगा? क्या आर्यन को पता चलेगा कि उसके पीछे सर्वजीत सिंह ने डार्किंग्स संगठन के हत्यारे भी लगा रखे हैं? आह! एक सिंह परिवार के योद्धा की बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज आई। आर्यन की आंखें काली हो गईं और वो अपनी पूरी ताकत से आवाज की दिशा में भागा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्वजीत सिंह उसके साथ क्या करना चाहता था। उसे अभी भी एक बात याद थी कि वो सिंह परिवार का सदस्य था। सिंह परिवार के ग्रैंड एल्डर वो व्यक्ति थे जिन्होंने उसके साथ इस दुनिया में सबसे अच्छा व्यवहार किया था। सिंह परिवार उनके खून पसीने की बदौलत इस मुकाम पर खड़ा था, इसलिए वो एक बाहरी शक्ति को अपने परिवार के योद्धाओं को इतनी आसानी से मारने नहीं दे सकता था, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा लोगों को मारना वुल्फों को मारने से बहुत बेहतर था। हालांकि उन्हें मारना बेकार था, क्योंकि उन्हें मारने से कोई भी अच्छी चीजें नहीं मिल रही थी। फिर भी उन्हें कुछ पॉइंट्स और स्ट्राइकिंग मूल्य के लिए बदला जा सकता था। आर्यन ने तीनों स्तंभों के लोगों की हत्या करते हुए पूरी रात बिताई। ब्रह्मा परिवार और प्रजापति परिवार को समय समय पर अपने योद्धाओं के मरने की खबर मिलती रही। वो अपने दिलों में गुस्सा महसूस करने के अलावा कुछ और नहीं कर सके। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें किसने मारा। उन्हें केवल शक था कि शायद उनकी हत्या ड्रैगन स्पिरिट योद्धा द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ आज की रात किसी ने सिंह परिवार के बहुत से योद्धाओं को बचाया था, लेकिन वो यह भी नहीं जानते थे कि वो कौन था। उसने हर बार केवल एक वाक्य छोड़ा, सिंह परिवार का रक्षक। इससे सिंह परिवार के योद्धा गुप्त रूप से अपने दिलों में गर्मजोशी महसूस करने लगे थे। फिर वो सभी जल्दी ही इकट्ठा हो गए और एकजुट हो गए। इस तरह प्रजापति परिवार के कामिकेज और ब्रह्मा परिवार के योद्धाओं के लिए उनकी फिर से हत्या करना मुश्किल होगा। एक पहाड़ी की चोटी पर प्रणव गुस्से में दंदनाते हुए बोला, तुम दोनों भी बेकार हो, वो तुम्हें कैसे नहीं मिला? फिर तुम्हारा पालन पोषण करने का क्या फायदा है? प्रणव के सामने 2 योद्धा चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। उन दोनों की शक्तियां कम से कम लेवल 3 युद्ध आत्मा रैंक की होंगी। प्रणव का माथा खराब हो गया और उसने कहा, अब जब तुम्हें वो नहीं मिला तो जाओ और अधिक से अधिक डिमन बीस्ट का शिकार करो। तुम लोगों में से किसी एक को परीक्षा के पहले दौर में पहला स्थान प्राप्त करना होगा। ठीक है यंग मास्टर। सर्वजीत सिंह ने उसे यही बताया था कि अगर वो दूसरी रात भी आर्यन को ढूंढने में असमर्थ रहें तो फिर कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई तीसरे दिन कदम रखेगा। प्रणव को भी नहीं पता था कि वो कौन था, लेकिन उसे इतना यकीन था कि तीसरे दिन आर्यन निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाएगा। आर्यन बस अपनी मौत का इंतजार कर, वो जोर से चिल्लाया। एक रात की लड़ाई के बाद आर्यन को याद नहीं था कि उसने कितने लोगों को मार डाला था, लेकिन उसे काले कपड़े पहने कामिकेज नहीं मिले, जिससे उसके दिल में एक बुरी भावना उत्पन्न हो रही थी। सुबह के वक्त एक नदी किनारे उसने अपना चेहरा धोया और उन चीजों की जांच की जो कल रात उसे मिली थी। पॉइंट्स के अलावा उसे कुछ भी महत्वपूर्ण चीज नहीं मिली थी, लेकिन अब उसके सिस्टम पॉइंट्स 800 तक पहुंच गए थे। मुझे अभी भी एक डेविल कल्टीवेटर के लिए 200 और पॉइंट्स की आवश्यकता है। अचानक पहाड़ी के दूसरी तरफ से एक हिंसक आवाज चारों ओर फैल गई। धरती और पहाड़ जोर जोर से कांपने लगे। ऊंचे ऊंचे पेड़ उखड़ गए और चट्टानें खिसकने लगीं।
आधे मिनट से भी कम समय में पूरी फायर वुल्फ घाटी में खतरनाक आभा फैल गई। यह तो डिमन बीस्ट हैं। यहाँ लेवल 5 का डिमन बीस्ट है। फायर वुल्फ घाटी में खतरनाक डिमन बीस्ट है। सब लोग भागो, लेवल 5 का डिमन बीस्ट आ गया है, भागो। पूरी घाटी में घबराते हुए सिंह परिवार के योद्धा चिल्ला रहे थे और अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वो जितना अधिक भागते उतना ही एक पागल डिमन बीस्ट जो एक छोटे से पहाड़ की तरह था उनका पीछा करता। तभी उसने अपना एक पंजा उठाया और भागते हुए उन लोगों पर हमला किया। उसका पंजा इतना शक्तिशाली था कि एक ही वार में सिंह परिवार के लगभग 5 युद्धात्मा रैंक के योद्धा मारे गए। यह लेवल 5 का डिमन बीस्ट बेहद शक्तिशाली था। इस तरह के डिमन बीस्ट आमतौर पर फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला की गहराई में पाए जाते थे और कभी भी पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में दिखाई नहीं देते थे। इसके अलावा वो ऐसी उग्र स्थिति में थे जब आर्यन ने उसे देखा तो उसका दिल कस गया। आदमखोर डिमन बीस्ट। यह एक आदमखोर डिमन बीस्ट था। यह वो बीस्ट होते हैं जो लगभग अपनी समझ खो चुके होते हैं और पागलों की तरह बर्ताव करते हैं। इस आदमखोर डिमन बीस्ट का शरीर सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। हालांकि यह 9वें स्तर के फ्लड ड्रैगन और व्हाइट वुल्फ किंग पर सुनहरे प्रकाश की तरह तीव्र नहीं था, फिर भी यह एक आदमखोर डिमन बीस्ट था जो सभी दिशाओं में सुनहरे प्रकाश का विकिरण करता था। किसी आदमखोर डिमन बीस्टन को मारना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसे मारने पर आर्यन को कुछ अच्छी चीजें मिल सकती थी, इसलिए उसे न मारने का कोई कारण नहीं था। भले ही वो उसे मार ना सके, फिर भी वो एक बार अपनी पूरी कोशिश करना चाहता था। आधे साल बाद वो आखिरकार एक आदमखोर डिमन बीस्ट से मिला, फिर वो उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था। आर्यन तुरंत चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ। आर्यन की आवाज सुनकर आदमखोर डिमन बीस्ट उसकी तरफ भागा। उसके हर एक कदम के साथ आर्यन खुद पर एक खतरनाक दबाव महसूस कर सकता था। आदमखोर डिमन बीस्ट की गति इतनी तेज थी कि वो आर्यन की आवाज के बाद पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया और इतने कम समय में उसने अपने नुकीले पंजों से उस पर हमला भी कर दिया था। उसके इरादों में हत्या के भाव साफ झलक रहे थे। एक अतुलनीय रूप से मजबूत हत्या का इरादा। आर्यन का दिमाग भयावह हो गया। उसने तुरंत विंड शैडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और उसके पंजे के वार से बच गया। इसके बाद वो आदमखोर डिमन बीस्ट के पीछे पहुंचा और अपनी वीरान ब्लेड निकाल ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों का इस्तेमाल कर उसकी पीठ पर लगातार 128 कट मारे। लेकिन आदमखोर डिमन बीस्ट की त्वचा पर कुछ खरोंचे आने के अलावा कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस हमले का इस्तेमाल करने के बाद आर्यन की शक्तियां भी काफी हद तक खर्च हो चुकी थी और वो जोर जोर से हांफने लगा था। आदमखोर डिमन बीस्ट तुरंत पलटा और पहाड़ जैसे अपने पंजे में शक्तियां भरते हुए एक बार फिर आर्यन पर हमला किया, लेकिन आर्यन ने फिर से विंड शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उसे डॉज कर दिया। विंड शैडो स्टेप तकनीक को ज्यादा देर इस्तेमाल करने से बहुत अधिक मात्रा में शक्तियां खर्च होती थी। अब जब आदमखोर डिमन बीस्ट के खतरनाक हमलों से बचने के लिए वो उसे लगातार इस्तेमाल कर रहा था, तो उसकी शक्तियां दुगनी तेजी से खर्च हो रही थी। अगर ऐसा ही रहा तो वो ज्यादा देर इस आदमखोर डिमन बीस्ट का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने तुरंत कहा, क्या तुम तीनों मेरे मरने का इंतजार कर रही हो क्या? आर्यन को रात से ही पता था कि स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों ने उसे वापस खोज लिया था और तब से ही वो छिपकर उसका पीछा कर रही थी। क्या आर्यन और स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें मिलकर इस आदमखोर डिमन बीस्ट को मार पाएंगे? आखिर तीसरे दिन आर्यन को मारने के लिए कौन आने वाला था और क्या आर्यन उससे बच पाएगा? आर्यन जब आदमखोर डिमन बीस्ट को खरोंच तक नहीं पहुंचा पाया तो उसे कुछ शक हुआ, क्योंकि ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 हमले इतने प्रभावी थे कि वो एक पहाड़ तक को चकनाचूर कर सकते थे, लेकिन उस बीस्ट पर वो एक खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रहा था। जब उसे यह एहसास हुआ तो वो तुरंत समझ गया कि वो किसी आदमखोर डिमन बीस्ट से नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से मुकाबला कर रहा है जो भ्रम तकनीकों का इस्तेमाल करना जानता है और वो इस समय एक भ्रम में फंसा चुका है। इसलिए उसने तुरंत स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों से मदद मांगी थी। क्या तुम तीनों मेरे मरने का इंतजार कर रही हो?
स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें काफी देर से छिपकर उसका पीछा कर रही थी, लेकिन जब वो आदमखोर डिमन बीस्ट को मारने के लिए बाहर निकला तो वो अचानक एक जगह रुक गया, जैसे कुछ सोचने लगा हो। उन्हें एक पल के लिए कुछ शक हुआ, लेकिन फिर आर्यन की बेवकूफों वाली हरकतों को याद करते हुए उन्हें लगा कि यह भी उसकी पागलों जैसी हरकतों में से एक है। इसलिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन जैसे ही आर्यन की आवाज उन तीनों के कानों में पहुंची, वो तुरंत हरकत में आ गई। सबसे पहले मेघा की आकृति हिली और उसकी लंबी लाल रंग की तलवार 108 तलवार के फूलों में बदल गई। प्रत्येक तलवार का आर्यन के इर्द गिर्द निशाना था। तारा ने गुस्से में कहा, मैं 3 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आखिरकार तुमने कोई कदम उठा ही लिया। अब मेरी तलवार का मजा चखो। उसके पूरे शरीर में खतरनाक रूप से शक्तियां बहने लगी और एक हरे रंग की शक्तिशाली तलवार उसके हाथ में से निकलकर सीधे आर्यन के पास वाली जगह में खाली स्थान की ओर बढ़ी। वर्षा के हाथ में मौजूद काले रंग की तलवार भी हिल गई और वो चिल्लाई, खत्म कर दो। उसके शरीर से एक प्रकाश की रोशनी निकली जिसे काले रंग की तलवार ने सोख लिया और काले रंग की तलवार तुरंत उसके हाथों से छूटकर सीधे आर्यन की दिशा में बढ़ी। बूम बूम बूम। जैसे ही स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों की तलवार आर्यन के इर्द गिर्द पहुंची, वो एक छिपी हुई शक्ति से जाकर टकराई और वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके से निकली शक्तियों के तुरंत बाद वहां एक काले रंग की आकृति दिखने लगी, जिसके चारों ओर 3 रंग की तलवारें घूम रही थी। उसके बगल में आर्यन बैल की तरह सांस लेते हुए हाँफ रहा था। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। जब आर्यन ने काले रंग की आकृति को देखा तो वो थोड़ा दंग रह गया। आकृति एक लड़की की थी जिसने काले रंग के तंग कपड़े पहने हुए थे और उन तंग कपड़ों में उसके शरीर का हर एक हिस्सा उभरा हुआ नजर आ रहा था, जो उसे चेहरा ढके होने के बावजूद भी बेहद आकर्षक बना रहे थे। धिक्कार है, क्या मैं तुम्हारे पैसे का ऋणी हूँ या मैंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है? क्या मुझे इस तरह मारने की जरूरत है? आर्यन ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा। तारा ने कहा, वो डार्किंग्स संगठन की एक हत्यारी है। उनकी नजर में केवल एक लक्ष्य होता है और वो है अपने मिशन को पूरा करना, इसके अलावा और कुछ नहीं। डार्किंग्स संगठन? आर्यन थोड़ा कांप गया और बोला, मैंने तो डार्किंग्स संगठन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है? जिसने वास्तव में डार्किंग्स संगठन के एक हत्यारे को मेरे पीछे भेजा? किस्मत से उसकी रक्षा करने के स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें मौजूद थीं। नहीं तो आज भ्रम में फंसे ही उसकी मौत हो जाती। हालांकि वैसे स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों की ताकत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी। वो बहुत क्रूर थी। भले ही डार्किंग्स संगठन की वो हत्यारी कितना ही ताकतवर क्यों ना थी, लेकिन वो उन तीनों से एक साथ मुकाबला नहीं कर सकती थी। मेघा ने लापरवाही से कहा, यह तुम्हारे सिंह परिवार के महान ग्रेट एल्डर सर्वजीत सिंह का काम है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और सोचा, सर्वजीत सिंह, क्या तुम मुझसे निपटने के लिए ही डार्क टोकन खरीदना चाहते थे? कुत्ते, तू सिर्फ मुझे मारने के लिए परिवार का खजाना बर्बाद करना चाहता था। आर्यन का दिल गुस्से में भर चुका था। सर्वजीत सिंह, क्या तू मुझसे इतनी नफरत करता है? जो तूने मुझे मारने के लिए सिंह परिवार के योद्धाओं के अलावा डार्किंग्स संगठन के हत्यारे भी काम पर रख लिए। कमीने, तुझे इसका हिसाब तो देना होगा। जो तुमसे मैं खुद लूंगा। मेघा ने पूछा, अब इसका क्या करना है? आर्यन ने नकाबपोश लड़की हत्यारे को रुचि के साथ देखा और कहा, मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा। सर्वजीत सिंह को मारने में मेरी मदद करो। लड़की हत्यारी ने ठंडी सी आवाज में कहा, हम। मेघा ने कहा, एक बार सौदा हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जाता। यह डार्किंग्स संगठन का हत्या का नियम है। आर्यन ने कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरा मरना निश्चित है? तारा ने जवाब देते हुए कहा, नियम के हिसाब से तो हाँ, लेकिन हम 3 बहनों की सुरक्षा के साथ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्षा उसे छेड़ना नहीं भूली और कहा, तारा बहन, हमने यह नहीं कहा कि हम उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। चूंकि वो तुम्हारा प्रिय है, इसलिए तुम अकेले ही उसकी रक्षा कर सकती हो। तारा का चेहरा लाल हो गया और उसने जवाब दिया,
बड़ी बहन, आपने कहा था कि आप उससे शादी करने जा रही हैं, तो आप अपने भावी पति की रक्षा कैसे नहीं कर सकती? क्या हो रहा है? आर्यन थोड़ा उलझन में था। उसी समय बूम धड़ाम, आदमखोर डिमन बीस्ट ने गुस्से में एक चट्टान को तोड़ दिया और उन्हीं की दिशा में भागते हुए आ रहा था। जिस वक्त आर्यन ने आदमखोर डिमन बीस्ट का ध्यान भटकाने के लिए कहा था कि मैं यहाँ हूँ, उससे पहले ही वो डार्किंग्स संगठन की उस लड़की हत्यारी के भ्रम जाल में फंस चुका था। इसलिए शुरू से ही आदमखोर डिमन बीस्ट का उस पर ध्यान नहीं गया था, लेकिन जब स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों ने भ्रम शक्ति जाल को तोड़ा, उस वक्त धमाके ने उस आदमखोर डिमन बीस्ट का ध्यान खींच लिया था। जैसे ही आर्यन और तीनों बहनों का ध्यान भटका, उसका फायदा उठाते हुए डार्किंग्स संगठन की हत्यारी अचानक वहां से भाग निकली और एक पेड़ पर कूदते हुए एक चमक के साथ वहां से गायब हो गई। हवा में लेवल 1 आवाज गूंजी, आर्यन, मैं फिर से वापस आऊंगी। क्या तुम यहां से जाना चाहती हो? इसका कोई फायदा नहीं है। तारा उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन मेघा ने उसे रोकते हुए कहा, पीछा मत करो, तुम उसे नहीं पकड़ सकती। चलो। जैसे ही वो आगे बोलने वाली थी, उसने देखा कि आर्यन वहां से पहले ही निकल चुका है। दूसरी तरफ आर्यन को हत्यारे से ज्यादा आदमखोर डिमन बीस्ट की अधिक चिंता थी, क्योंकि हत्यारी ने पहले ही कहा था कि वो वापस आ जाएगी, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आदमखोर डिमन बीस्ट को जाने नहीं दिया जा सकता था। मेघा ने चिंता से कहा, आर्यन, तुम कहां जा रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? मेघा, हमें क्या करना चाहिए? वर्षा ने भौहें हिला दी। तारा ने पहले ही उसका पीछा करना चालू कर दिया था और भागते हुए ही कहा, हम और क्या कर सकते हैं? क्या हम यहाँ उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए हैं? बड़ी बहन, तुम दोनों अभी भी वहां किस लिए खड़ी हो? जल्दी करो। बूम बूम, पूरी घाटी जोर शोर से कांप रही थी। आर्यन पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा और सिस्टम के माध्यम से आदमखोर डिमन बीस्ट की विशेषताओं की जांच की। डिमन बीस्ट आदमखोर किंग कांग एप, स्तर लेवल 5, आदमखोर फॉर्म, कौशल पहाड़ तोड़ पंजा, बचाव 5 सितारे, आक्रमण शक्ति 5 सितारे। विवरण, आदमखोर किंग कांग एप दिव्य शक्ति के साथ पैदा होता है और इसमें अद्वितीय शक्ति होती है। विवरण 2, वर्तमान में उसकी हमला शक्ति गति प्लस 20%, रक्षा 20% कम हो गई, लेकिन अभी भी वो बहुत अधिक शक्तिशाली है। क्या? इतना शक्तिशाली? लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जितना अधिक ताकतवर होगा उतनी ही अधिक चीजें मुझे मिलेंगी। हाँ 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 डॉट, मुझे इसे मारना ही होगा। आर्यन का खून उबलने लगा था, लेकिन तभी उसने आदमखोर किंग कांग एप के सिर पर उसकी बची हुई शक्ति देखी। क्या? 5 लाख HP, लेकिन आर्यन घाटी में उसके पीछे भागता रहा। आर्यन भागो, आदमखोर किंग कांग एप पागल हो गया है। स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों ने चिल्लाते हुए उसे चेतावनी दी। उसी समय बचाओ। अचानक आदमखोर किंग कांग एप ने एक सिंह परिवार के योद्धा को पकड़ लिया जो एक पेड़ के छेद में छिपा हुआ था। उसे हवा में उठाया और सीधे उसके शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसका खून चारों ओर फैल गया। रोर! आदमखोर किंग कांग एप ने अपनी छाती पर दोनों हाथों से थप्पड़ मारे। ऐसा लग रहा था जैसे वो और भी क्रोधित हो गया। तुम क्या कर रहे हो? रुको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेघा ने आर्यन को पुकारा। तारा ने भी चिंता से कहा, जल्दी वापस आओ, हम आगे नहीं जा सकते। वर्षा ने भी चिंतित स्वर में कहा, तुम्हें अब अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? वो आर्यन को बिल्कुल नहीं समझ सकती थी। आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? भले ही वो एक युद्धात्मा रैंक का योद्धा होता, लेकिन फिर भी वो उस आदमखोर किंग कांग एप का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस वक्त आर्यन की शक्तियां केवल युद्ध मास्टर रैंक की थी। आदमखोर किंग कांग एप के पास जाना में केवल अपनी मौत को दावत देने जैसा था। दूसरी तरफ आदमखोर किंग कांग एप जोर जोर से दहाड़ रहा था। कभी वो किसी पेड़ को तोड़ता तो कभी किसी चट्टान को तोड़ता और उनके पीछे छिपे हुए सिंह परिवार के योद्धाओं को पकड़कर बीच से 2 टुकड़ों में बांट देता और उनके मांस को फेंक देता।
घाटी में सिंह परिवार के दर्जनों शिष्यों की मृत्यु हो गई। पिछले 2 दिनों में मारे गए सिंह परिवार के योद्धाओं को जोड़ते हुए सिंह परिवार ने इस पारिवारिक मूल्यांकन में अपने लगभग 2/3 योद्धाओं को खो दिया था। आदमखोर किंग कांग एप की अतुलनीय अभिमानी, दबंग और उग्र अभिव्यक्ति को देखते हुए आर्यन बेहद नाखुश था। फायर ग्लास शहर के तीनों स्तंभ सिंह परिवार को दबा रहे हैं और अब एक जानवर भी हमें मार रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे सिंह परिवार को डरना इतना आसान है? आर्यन की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। क्या आर्यन आदमखोर किंग कांग एप को मार पाएगा या फिर वो खुद उसके हाथों मारा जाएगा? क्या डार्किंग्स संगठन की वो हत्यारी फिर से आर्यन को मारने के लिए लौटने वाली थी? फायर ग्लास शहर, सिंह परिवार। एक योद्धा जल्दबाजी में भागते हुए सर्वजीत सिंह के आंगन में पहुंचा। सर्वजीत सिंह आराम से आंगन में अपने युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहा था और थोड़ा परेशान था। जब उसने योद्धा को आते देखा तो वो झुंझलाते हुए बोला, क्या हुआ? तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? ग्रेट एल्डर, बुरा हुआ। एक लेवल 5 का डिमन बीस्ट फायर वुल्फ घाटी में पता नहीं कहां से आया और एक खूनी नरसंहार शुरू कर दिया। सिंह परिवार के अनगिनत योद्धा पहले ही मर चुके हैं। कल्याण सिंह भी जल्दबाजी में अंदर आया और जैसे ही वो इस मामले के बारे में बताने वाला था उसने पूछा, बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? फिर उसने सर्वजीत सिंह के कान में फुसफुसाया, न केवल लेवल 5 का डिमन बीस्ट, प्रजापति परिवार के कामिकेज, ब्रह्मा परिवार के योद्धा और शाही परिवार के लोग सभी ने हमारे योद्धाओं की हत्या की है। सर्वजीत सिंह ने शांति से अपने हाथ में तलवार पोंछ ली और कहा, वो कचरा आर्यन कहाँ है? क्या तुमने उससे छुटकारा पा लिया है? सबसे पहले उसे सिंह परिवार के योद्धाओं की चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन उसे केवल इस बात से फर्क पड़ता था कि आर्यन मरा है या नहीं। कल्याण सिंह का दिल डूब गया। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं। सर्वजीत सिंह की आंखें भयावह हो गईं। उसके हाथ में लंबी तलवार अचानक तलवार की 10,000 परतों के साथ फूट पड़ी। तलवार के एक कट के साथ 1 दर्जन मीटर दूर एक बेर का पेड़ सीधे फट गया और दसियों हजार टुकड़ों में टूट गया। कल्याण सिंह की आंखें चकित हो गईं और उसने आश्चर्य से कहा, बड़े भाई, आपने इसमें महारत हासिल कर ली है। उसकी बात का जवाब देने के बजाय सर्वजीत सिंह एक गहरी आवाज में चिल्लाया, तुम कचरे के एक छोटे से टुकड़े को भी नहीं संभाल सकते। तुम क्या कर रहे हो? क्या डार्किंग्स संगठन के हत्यारों ने कोई कदम नहीं उठाया? कल्याण सिंह ने अपनी हैरानी को वापस लिया और कहा, फायर वुल्फ घाटी में वर्तमान स्थिति बहुत जटिल है। मुझे यकीन नहीं है कि उसने उसे मार डाला है या नहीं। कल्याण सिंह ने फिर से कहा, बड़े भाई, प्रणव अभी भी घाटी में है। अगर देर हुई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। क्या परीक्षा को यहीं समाप्त कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। सर्वजीत सिंह ने हस्तक्षेप किया, एक परीक्षा है, यह जल्दी समाप्त नहीं हो सकती है। जहां तक फायर वुल्फ घाटी में प्रवेश करने वाले लेवल 5 के डिमन बीस्ट का सवाल है, यह सिंह परिवार के योद्धाओं के लिए परीक्षा का हिस्सा ही है। कल्याण सिंह हैरान रह गया और उसने कहा, बड़े भाई, ये सिंह परिवार के नियमों के खिलाफ हैं। वो अब और मत बोलो। सर्वजीत सिंह एक गहरी आवाज में चिल्लाया, अगर यह नियमों के खिलाफ हैं तो यही सही। तभी जाकर वो एक शक्तिशाली योद्धा बनेंगे। इसके अलावा अभी आर्यन मरा नहीं है, उसे मरना ही होगा। भले ही हमें परिवार के सभी योद्धाओं के जीवन का त्याग करना पड़े, हमें उसे फायर वुल्फ घाटी में ही दफनाना होगा। जहां तक प्रणव की बात है, उसकी रक्षा के लिए उसके बगल में लोग होंगे। सर्वजीत सिंह का लक्ष्य बहुत सरल था। अगर वो चाहता था कि आर्यन फायर वुल्फ घाटी में ही मर जाए, तो वो स्वर्गलोक में उसके साथ जाने के लिए 100 से अधिक सिंह परिवार के योद्धाओं का उपयोग करने में भी संकोच नहीं करेगा। यहाँ तक कि कल्याण सिंह भी डर गया था। फायर वुल्फ घाटी में सिंह परिवार के 100 से भी अधिक एलिट योद्धा थे। अगर वो सभी मारे जाते हैं तो यह एक ड्रैगन स्पिरिट योद्धा को खोने से भी अधिक गंभीर होगा। कल्याण सिंह का दिल ठंडा पड़ गया था। सर्वजीत सिंह परिवार के कुलपति के पद के लिए पागल हो गया था। सिंह परिवार ने किसी को भी फायर वुल्फ घाटी में नहीं भेजा।
इसके अलावा उन्होंने पहले से परीक्षा के अंत की घोषणा नहीं की, जिससे सिंह परिवार के योद्धाओं को फायर वुल्फ घाटी में खुद को बचाने की अनुमति नहीं मिली। यह कुछ ऐसा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि प्रजापति परिवार और ब्रह्मा परिवार को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि सर्वजीत सिंह ने सिंह परिवार के योद्धाओं की रक्षा के लिए किसी को नहीं भेजा, इससे वो बेहद खुश थे। सिंह परिवार का नामो निशान मिटने वाला है। ये सभी एलिट योद्धा फायर वुल्फ घाटी में मर जाएंगे। इन एलिट योद्धाओं के बिना सिंह परिवार संकट की स्थिति में आ जाएगा। उस समय हाँ, बहुत देर नहीं लगेगी जब फायर ग्लास शहर में कोई सिंह परिवार नहीं बचेगा। हाँ, श्रीधर प्रजापति हंस रहा था, वैदिक परिवार से जमाल भी हंस रहा था और शाही परिवार से रत्न सिंह भी खुशी से हंस रहा था। इस वक्त सभी सिंह परिवार की बर्बादी पर हंस रहे थे। इसके अलावा तीनों स्तंभों ने अपने अपने योद्धाओं को पीछे हटने के लिए आदेश दे दिया था। वो सिंह परिवार के एक भी योद्धा को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके लिए यह भी बहुत था कि सिंह परिवार के 100 से भी अधिक एलिट योद्धा मौत के घाट उतर गए या फिर जाएंगे। बस कुछ ही घंटों में तीनों स्तंभों के योद्धा शांति से पीछे हट गए और पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ा। फायर वुल्फ घाटी में सिंह परिवार के योद्धाओं का केवल एक समूह बचा था। इस समय सिंह परिवार का विश्वास उनके दिलों में डगमगा रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही आर्यन को आदमखोर किंग कांग एप पर हमला करने का मौका मिला, उसने तुरंत एक छलांग लगाई और वीरान ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और वार करने के लिए ड्रैगन स्लेयर तकनीक का इस्तेमाल किया। त्वचा खोल। वीरान ब्लेड सीधा आदमखोर किंग कांग एप की पीठ से जा टकराई। उच्ची -2 इंच HP का नुकसान। यह आदमखोर किंग कांग एप को क्षति पहुंचाने की HP दिखाई दी। यह इतनी कम थी कि जैसे उसके केवल एक बाल को उखाड़ा गया हो। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने अधिक समय तक इंतजार करने के बाद वो उसे केवल 2 HP का नुकसान पहुंचा पाएगा। उसी समय आदमखोर किंग कांग एप पलटा और अपनी हथेली से एक थप्पड़ मारा। बूम! बचकर मेघा अचानक चिल्लाई। आदमखोर किंग कांग एप की हथेली के वार से आर्यन का शरीर किसी कटी पतंग की भांति जमीन पर आकर गिरा, जिसकी डोर काट दी गई हो। धड़ाम! वो एक धमाके के साथ जमीन पर गिरा, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। उसके आंतरिक अंगों को ऐसा लगा जैसे वो टूटने वाले हैं। आर्यन ने जल्दी से एक उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल खा ली। इससे उसके शरीर की चोटें थोड़ी स्थिर हो गईं। आर्यन ने अपनी वीरान ब्लेड के सहारे खुद को आगे बढ़ाया। वो रेन भी बड़ी कठिनाई से पा रहा था। भाड़ में जा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना ताकतवर होगा। जब आदमखोर किंग कांग एप ने देखा कि आर्यन अभी भी नहीं मरा है, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका अपमान किया गया हो। वो अतुलनीय रूप से उग्र हो गया और उसने फिर से आर्यन पर अपने मुक्के का इस्तेमाल कर हमला किया। पहाड़ तोड़ मुक्का। आर्यन की अभिव्यक्ति बदल गई। इस वक्त वो भागने में भी असमर्थ था। उसकी लगभग सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। बूम! 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 आदमखोर किंग कांग एप के लगातार 4 मुक्कों के हमलों से धरती हिल गई और पहाड़ कांपने लगे, मानो जैसे धरती फटने वाली थी। चट्टानें चूर्ण में बदल गईं और हवा में धूल भर गई। आर्यन! 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 तीनों लड़कियों ने एक ही समय में आर्यन का नाम चिल्लाया। उस मुक्के दौड़! मुझे डर है कि उसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है, वर्षा ने कहा। आह आह आह! आह आह आह! चिंता मत करो, यह यंग मास्टर अभी मरा नहीं है, आर्यन ने खांसते हुए कहा। लेकिन आदमखोर किंग कांग एप के पहाड़ तोड़ मुक्के ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वो मुक्का बहुत भयानक था। वो इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट लगभग पोंछ ली थी। बूम! धूल के कारण आर्यन का शरीर दिखना बंद हो गया था, इसलिए आदमखोर किंग कांग एप ने मेघा और अन्य दोनों बहनों पर हमला करना सही समझा और एक भारी कदम के साथ जोर से गर्जना की। उह! उसकी गर्जना की ध्वनि लहरें इतनी तेज थी कि एक पल के लिए आसमान में बादल भी कांपने लगे।
यह गर्जना एक हमले की तरह थी। वो इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे 10,000 फुट के दायरे में दबाव महसूस किया जा सकता था। यह दबाव इतना अधिक था कि तीनों लड़कियों गतिहीन रूप से अपनी जगह पर जम गई थीं। आदमखोर किंग कांग एप ने एक बार फिर अपनी दोनों हथेलियों से मेघा की ओर भारी प्रहार किया। आर्यन की आंखें भयावह हो गईं। घने बालों वाले सुअर, तेरी इतनी मजाल जो आर्यन की महिला को छूने की हिम्मत की। लगता है तू जीने से थक गया है। आर्यन भले ही उन तीनों बहनों को परेशान करने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन वास्तव में उसे उनकी फिक्र थी। अचानक उसका शरीर डूब गया और उसके सभी अंग फैल गए। टर टर। एक बड़े मेढक की अजीब चिल्लाहट के बाद उसने अपने पूरे शरीर में ट्रयू एनर्जी सक्रिय कर दी। उसने लगभग 1800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स का इस्तेमाल कर टोडिंग स्किल को पूरी ताकत के साथ उपयोग किया। इसके बाद उसका शरीर अपनी पूरी ताकत के साथ किसी मेढक की तरह उछला और सीधा आदमखोर किंग कांग एप की सीने की ओर बढ़ा। धड़ाम रही थी। अभी मैंने कहा भाग जाओ, आर्यन ने कहा। तारा अपने कपड़ों के कोने को एक उंगली से मोड़ने लगी। उसका चेहरा और भी लाल हो गया और कहा, यह वाक्य नहीं बल्कि पिछला वाक्य। पिछला वाक्य, आर्यन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, तेरी तो भैंस की आंख। तारा की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने तुरंत गुस्से में कहा, तुम्हारी भैंस की आंख, तुम्हारी पूरे परिवार की भैंस की आंख। क्या आर्यन आदमखोर किंग कांग एप का मुकाबला कर उसको मार पाएगा या फिर वो खुद उसके हाथों मारा जाएगा? आखिर आर्यन तीनों बहनों को वहां से भगाकर किया करना चाहता था। आदमखोर किंग कांग एप का बचाव बहुत मजबूत था। यहाँ तक कि अगर आर्यन अपने सभी ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है तो भी वो केवल उसे 8000 पॉइंट्स का नुकसान पहुंचा पा रहा था। वो निश्चित रूप से उसका सामना नहीं कर पा रहा था। आर्यन ने तुरंत एक निर्णय लिया और कहा, तुम तीनों को इस आदमखोर किंग कांग एप की हमले की सीमा से बाहर निकलना होगा। हम फिर से इसकी ध्वनि तरंगों से घायल नहीं हो सकते हैं। वर्षा ने भी स्थिति की गंभीरता को महसूस किया और अपनी दोनों छोटी बहनों से कहा, जल्दी से पीछे हटो। तीनों लड़कियां पहले पीछे हटीं, जबकि आर्यन उनके पीछे था और उसने अपने मन में सोचा, क्या मुझे ड्रैगन स्लेयर निकाल लेना चाहिए? ड्रैगन स्लेयर एक सर्वोच्च हथियार था। वो आसानी से आदमखोर किंग कांग एप की रक्षा को तोड़ सकता था, लेकिन एक बार ड्रैगन स्लेयर के बाहर आ जाने से वो भी खतरे में पड़ जाएगा। 1 मिनट। अंत में आर्यन ने कुछ सोचा और अपने इस विचार को त्याग दिया। जब तक उसकी जिंदगी और मौत पर बात नहीं आती, तब तक के लिए वो अपने इस हुक्म के इक्के का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उच्च श्रेणी का सफेद दांतेदार बाघ तालिस्मानी कागज। जाओ। उसने एक तालिस्मानी कागज फेंका और सीधे आदमखोर किंग कांग एप के चेहरे पर मारा। तालिस्मानी कागज के आग की लपटों में घिरने के तुरंत बाद एक सफेद दांतेदार बाघ बाहर निकला और नुकीले पंजों से आदमखोर किंग कांग एप के मुंह पर एक हमला किया। लेकिन उसके हमले से भी केवल कुछ हजारों पॉइंट्स का नुकसान हुआ। हालांकि यह केवल एक तालिस्मानी कागज था, ना कि लेवल 5 का कोई डिमन बीस्ट। अगले ही पल आदमखोर किंग कांग एप ने उसे सीधे बीच से फाड़ दिया। इसके बाद वो आर्यन और तीनों बहनों के करीब बढ़ने लगा। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इस तरह दौड़ते रहे तो हम थकावट से ही मर जाएंगे, मेघा ने आर्यन से कहा। तारा अभी भी गुस्से में थी और गुस्से में ही कहा, यह सब इस कमीने की गलती है। वर्षा ने कहा, तारा, हमें इस समय दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। तभी अचानक स्नो वाइट ने युद्ध सिस्टम से कहा, मास्टर, इसे घाटी में गहराई तक ले जाओ। आर्यन चुपके से चौंक गया। स्नो वाइट, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? हाँ, उसने बस इतना सा जवाब दिया। ठीक है। फिर आर्यन ने जोर से कहा, तुम तीनों घाटी से बाहर भाग जाओ, मैं दूसरी तरफ जाऊंगा और तुम तीनों सुरक्षित रहोगी। मैं इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा, लेकिन याद रखना, मेरे पीछे मत आना। तीनों बहनों के कुछ कहने से पहले ही वो पलटकर सीधा आदमखोर किंग कांग एप की ओर भागा और हीरकुंडी गोली को निगल लिया। फिर उसने जोर से कहा, ओए बंदर, इधर देख, मैं यहाँ हूँ। अगर दम है तो मुझे मार कर दिखा।
इसी के साथ उसने एक उच्च श्रेणी के तालिस्मानी कागज को फेंका। बूम! आदमखोर किंग कांग एप और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने एक गर्जना की जो आकाश की ओर बढ़ गई और अपनी हथेली से आर्यन की ओर जोरदार तरीके से एक थप्पड़ मारा। उसकी हथेली आर्यन से केवल कुछ मीटर पीछे पेड़ों और चट्टानों को तोड़ते हुए जमीन से टकराई और वहां 1000 फुट गहरा गड्ढा हो गया। पेड़ टूटकर हवा में उड़ने लगे और खंजरों की तरह सभी दिशाओं में जाने लगे। उच्ची! आर्यन की पीठ पर लकड़ी का एक टुकड़ा लगा जिससे खून रिसने लगा था, लेकिन आर्यन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हैरानी में उसकी ओर देख रही तीनों बहनों से चिल्लाते हुए कहा, भागो! तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? भागो! इतना कह वो खुद घाटी में अंदर गहराई की ओर भागा। आदमखोर किंग कांग एप अतुलनीय रूप से गुस्से में था। वो गुर्राते और दहाड़ते हुए आर्यन के पीछे भागा और अपने हाथों और पैरों की मदद से जमीन को धक्का देते हुए वो सीधे हवा में उड़ने लगा, मानो फायर वुल्फ घाटी में कोई जंगी जहाज उड़ रहा हो जिसने आसमान और पूरे बादलों को ढक लिया हो। आर्यन ने एक नजर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। भाड़ में जाओ! और उसने भागने की अपनी गति बढ़ा दी। बूम! जब आदमखोर किंग कांग एप आर्यन के सिर के ऊपर कूदा तो हर जगह धूल उड़ गई और आसपास एक बड़ा गड्ढा बन गया, जैसे अंतरिक्ष से कोई चट्टान गिरी हो। लेकिन आर्यन ने अपनी गति पहले ही बढ़ा दी थी, इसलिए वो आदमखोर किंग कांग एप के पैरों तले कुचलने से बच गया। फिर उसने एक चट्टान की ओर झुकते हुए जोर से कहा, धिक्कार है, यह बंदर बहुत शक्तिशाली है। आदमखोर किंग कांग एप पूरे समय एक उग्र अवस्था में रहा था, इसलिए उसकी सभी विशेषताएं बढ़ गई थीं। एक गहरी सांस लेने के बाद आर्यन चट्टान के पीछे से बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, ओए बंदर, इधर देख, मैं यहाँ हूँ। मैं अभी भी जिंदा हूँ। अगर दम है तो मुझे मार कर दिखा। हुआ खा हूँ। आदमखोर किंग कांग एप एक बार फिर उग्रता से आगे बढ़ा। मेघा, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? वर्षा ने चिंता से पूछा। क्योंकि आर्यन की रक्षा करने का जिम्मा मेघा ने लिया था, इसलिए वर्षा बिना उससे पूछे कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। इसके अलावा आदमखोर किंग कांग एप बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि वो तीनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाई थी। तारा भी चिंतित थी। बड़ी बहन, क्या हम यहाँ उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए हैं? वो आदमखोर किंग कांग एप का मुकाबला नहीं कर पाएगा। चलो जल्दी करो, हमें उसकी मदद चाहिए। मेघा ने गुस्सा होकर तारा को रोका और शांति से कहा, ऐसा करने के लिए उसके पास अपने कोई कारण होंगे। चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। बड़ी बहन, मेघा। दोनों लड़कियों ने हैरान होकर मेघा की ओर देखा। मेघा ने गुस्से में कहा, क्या मैं उसे बचाना नहीं चाहती? क्या केवल तुम दोनों ही ऐसा चाहती हो? मुझे लगता है तुम दोनों ने उस आदमखोर किंग कांग एप की शक्तियों को नहीं देखा। क्या तुम्हें लगता है कि हम तीनों भविष्य में भी कभी उसका मुकाबला कर पाएंगे? आर्यन ने हमारी रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। क्या तुम यह नहीं देख सकती? बड़ी बहन, क्या आप भी यह नहीं देख सकती? अगर हम फिर से जाते हैं तो हम केवल उसका ध्यान भटकाएंगे और उसे परेशान करेंगे। इससे शायद उसके साथ हम तीनों की लाशें भी वहां मिलेंगी। जब आर्यन ने अपना निर्णय लिया तो मेघा को पता था कि वो क्या करने जा रहा है और उसका दिल दुख रहा था। भले ही कोई भी लड़का उससे कितना ही प्यार करता, लेकिन वो आर्यन की तरह अपनी जान देकर उसकी रक्षा करने के लिए कभी तैयार नहीं होता। इसके अलावा उसने एक बार पहले भी उसकी गुफा में रक्षा की थी और इस बार भी ऐसा ही था। ऊपरी तौर पर भले ही मेघा कठोर लगती थी, लेकिन हकीकत में वो बहुत भावुक थी और लंबे समय से आर्यन से प्रभावित थी। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए एक बार अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार था, तो इस तरह का व्यक्ति अपना पूरा जीवन आपको सौंपने में सक्षम होगा। आपके लिए 2 बार मरने में सक्षम होना, यह जरूर आपके पिछले जीवन में किए गए पुण्य को फल होगा। तारा ने कांपती हुई आवाज में कहा। बड़ी बहन, क्या वो मर जाएगा? मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी दोनों बहनों को खींचा और कहा, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। सिंह परिवार के सभी योद्धा घाटी से बाहर की ओर भाग रहे थे।
दूसरी तरफ आर्यन ने पूरी तरह से आदमखोर किंग कांग एप का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और सीधे घाटी में गहराई की ओर भाग रहा था। बीच बीच में वो एक तालिस्मानी कागज से उस पर हमला कर रहा था। एक बार समय समाप्त होने के बाद उसने एक बार फिर एक और हीरकुंडी गोली को निगल लिया और अब उसकी ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स की संख्या 1000 तक पहुंच चुकी थी। आर्यन गुप्त रूप से खुश था। किस्मत से उसने पहले ही बड़ी संख्या में हीरकुंडी गोली बना ली थी, वरना उसके पास इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स नहीं होते। स्नो व्हाइट, तुम क्या करना चाहते हो? आर्यन ने पूछा। स्नो व्हाइट ने जवाब दिया, बस आप उसे गहराई में लेकर चलो। आर्यन को नहीं पता था कि स्नो व्हाइट क्या करना चाहता था, लेकिन चूंकि स्नो व्हाइट ने खुद से यह बात की थी, इसलिए उसके पास निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा। इसके अलावा अगर वो आदमखोर किंग कांग एप को घाटी की गहराई में ले जाता है जहां आसपास कोई नहीं होगा, तो वो ड्रैगन स्लेयर हथियार को बाहर निकालकर उसे बेरहमी से तबाह और बर्बाद कर देगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, पूरी फायर वुल्फ घाटी हिल रही थी और झटके सिंह परिवार के इलाके से बाहर तक भी महसूस किए जा सकते थे। यह आर्यन है जिसके पीछे लेवल 5 का डिमन बीस्ट गया है। इस बार वो कचरा निश्चित रूप से मर जाएगा। वैसे फायर वुल्फ घाटी में लेवल 5 का डिमन बीस्ट आया कहां से है? इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन सिंह परिवार के ग्रेट एल्डर ने किसी को अंदर क्यों नहीं भेजा? इसके अलावा हमें भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। क्या वो चाहता है कि हम यहीं मर जाएं? सिंह परिवार के बचे सभी एलिट योद्धा फायर वुल्फ घाटी से बाहर की ओर भागते हुए आपस में चर्चा कर रहे थे, और उनमें से कुछ तो बहुत क्रोधित हो गए। उच्च श्रेणी की हील पिल के कारण विराट के शरीर के घाव लगभग ठीक हो गए थे और उसने गंभीरता से कहा, अगर यंग मास्टर नहीं होते तो हम सभी यहाँ कब का मर चुके होते। फिर उसने आगे कहा, हम उसे तुच्छ समझते थे और उसे कचरा कहते थे। आज से अगर कोई उसे मेरे सामने कचरा कहने की हिम्मत करता है तो मैं विराट उससे मौत तक लड़ूंगा। सब चुप हो गए। जैसे ही विराट ने यह कहा था कि अगर आर्यन आदमखोर किंग कांग एप को घाटी में अपनी ओर आकर्षित नहीं किया होता तो वो सभी घाटी में मर जाते। इससे प्रणव थोड़ा नाखुश था, इसलिए उसने कहा, विराट, आर्यन ने तुम्हें क्या लालच दिया है कि तुम उसको कचरा कहने वाले योद्धा से मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार हो? वैसे क्या इतना मूर्ख होना कि लेवल 5 के डिमन बीस्ट को उकसाया जा सके, क्या यह किसी कचरे का काम नहीं है? बूम! अचानक प्रणव के पेट पर एक जोरदार लात आकर लगी और विराट के शरीर से एक चमक बाहर निकली। फिर उसका भाला सीधे प्रणव की ओर बढ़ गया और उसने गंभीरता से कहा, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, क्योंकि वो सिंह परिवार का यंग मास्टर है। प्रणव, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? विराट का लंबा भाला प्रणव को लगभग छेदने वाला था। वो इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांप गया और जमीन पर गिर गया। इसके तुरंत बाद उसने ताहिर और अजीज को आदेश दिया, उसे मार डालो, उसे मार डालो। ताहिर और अजीज वही दोनों योद्धा थे जिन्हें प्रणव ने आर्यन को खोजने और परीक्षा में पहले स्थान प्राप्त करने के लिए कहा था। वो दोनों लेवल 4 युद्धात्मा रैंक के योद्धा थे। मत लड़ो, मत लड़ो, सिंह परिवार के वहां मौजूद बाकी सभी योद्धाओं ने कहा। इसके अलावा प्रणव के आदेश देने के बावजूद ताहिर और अजीज दोनों में से कोई भी विराट को मारने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जाहिर था कि उन दोनों के दिलों में भी आर्यन के प्रति भावना बदल गई थी। इसके बाद विराट ने अपना भाला वापस खींच लिया। आखिर स्नो व्हाइट क्या करने की सोच रहा था और वो उसे घाटी की गहराई में क्यों ले जाना चाहता था? क्या आर्यन बच पाएगा आदमखोर किंग कांग एप से, या फिर वो घाटी में ही मारे जाने वाला था? घाटी से निकलने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें और अधिक दूर तक बढ़ती गईं। मेघा और अन्य दोनों बहनें फायर वुल्फ घाटी से बाहर की ओर भाग रही थी। तभी मेघा ने कहा, तुम दोनों को यहाँ से आगे का रास्ता पता है, इसलिए शहर जाओ और बुजुर्ग को ढूंढने की कोशिश करो। बड़ी बहन, आप क्या करने की सोच रही हो? तारा ने पूछा। मेघा ने जवाब देते हुए कहा, मैंने पवेलियन मास्टर मेघना दीदी से वादा किया था कि मैं निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगी। अगर मैं मर भी गई तो भी मैं उसकी रक्षा करूंगी। बड़ी बहन, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
मेघा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मेघा ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, नहीं, तुम दोनों मेरे साथ नहीं चलोगी। वर्षा दीदी, आप भले ही मुझसे एक लेवल अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपके पास भी मेरी तरह तालिस्मानी कौशल नहीं है, इसलिए आप दोनों की वजह से मुसीबतें और बढ़ेंगी। अगर आप बुजुर्ग को खोजने के लिए वापस नहीं जाना चाहती हैं, तो मेरा यहीं इंतजार करो, मैं निश्चित रूप से आर्यन को बाहर ले आऊंगी। बड़ी बहन तारा, मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं, इसलिए चुपचाप यहीं इंतजार करो, मेघा ने गुस्से में कहा। इसके तुरंत बाद उसका शरीर वहां से गायब हो गया और वो जंगल की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन ने पहले ही इसके लिए मना कर दिया था, लेकिन मेघा को उस पर विश्वास नहीं था कि वो खुद से सुरक्षित बाहर आ सकता है या नहीं। इसलिए अगर आर्यन उसके लिए अपने जीवन का त्याग कर सकता था तो वो भी कर सकती थी। दूसरी तरफ आर्यन सुबह से रात तक भागता रहा। वो सीधे फायर वुल्फ घाटी से बाहर निकला और फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया। रात के समय आर्यन अभी भी भाग रहा था और उसकी सांसें फूली हुई थी। उसने हीरकुंडी गोली की जांच की, जो कुछ ही बची थी। फिर उसने कहा, स्नो व्हाइट, क्या इतनी गहराई में आना काफी नहीं है? स्नो व्हाइट ने आखिरकार कहा, इतना ही काफी है। आर्यन ने आखिरकार एक गहरी सांस ली और रुक गया। अगर स्नो व्हाइट ने रुकने के लिए नहीं कहा होता तो वो लगभग थकान से ही मर जाता। अचानक स्नो व्हाइट ने युद्ध सिस्टम के पेट स्पेस से छलांग लगाई और कुछ छलांग लगाने के बाद वो एक सूखे पेड़ की चोटी पर पहुंचा और बादलों से अभी अभी निकले चंद्रमा की ओर देखते हुए हुंकार भरी, हाउल। स्नो व्हाइट की आवाज हजारों किलोमीटर के दायरे में फैल गई। इसके बाद जंगल बेचैन होने लगा और दूर से वुल्फों की गड़गड़ाहट होने लगी। फायर वुल्फ घाटी से भागने वाले फायर वुल्फ वापस आने लगे, जैसे कि वो पागल हो गए हों। हाउल, हाउल, हाउल। थोड़ी ही देर में वहां हजारों की तादाद में फायर वुल्फ हुंकारे भरते हुए पहुंच गए। उन्होंने सूखे पेड़ को घेर लिया और चुपचाप स्नो व्हाइट की ओर देखा। उनकी आंखें सम्मान से भरी हुई थीं, जैसे कि वो अपने भगवान को देख रहे हों। उन्होंने स्नो व्हाइट के अलावा आर्यन यहाँ तक कि एक दूसरे को भी नहीं देखा। आर्यन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे स्नो व्हाइट की डिवाइन बीस्ट विशेषताओं के बारे में याद आ गया था। इसमें वुल्फ किंग की अद्वितीय शक्ति है और वो इसका इस्तेमाल वुल्फों को बुलाने के लिए कर सकता है। उसने अपने मन में सोचा। स्नो व्हाइट को देखते हुए वो उत्साहित हो गया था। अचानक स्नो व्हाइट ने आदमखोर किंग कॉन्ग एप को उनकी ओर आते देखा। तभी उसने गले से एक बर्बर गर्जना निकाली, जैसे उसने कहा हो कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे यंग मास्टर को धमकाया। फिर उसने सभी वुल्फों की ओर देखा और एक बार फिर गर्जना की, जाओ उसे काट काट कर टुकड़ों में बदल दो। उसका स्वभाव अतुलनीय रूप से दबंगई था, जैसे एक राजा अपनी प्रजा को हुक्म दे रहा हो। इसके तुरंत बाद हजारों वुल्फ एक साथ गर्जना करने लगे और हड़बड़ी में बाढ़ की तरह आदमखोर किंग कॉन्ग एप की ओर भागने लगे। हाउल। स्नो व्हाइट ने पेड़ से छलांग लगाई और आर्यन के पैरों के पास आकर रुका और कहा, मास्टर, मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं केवल 1000 वुल्फों को बुला सकता हूँ। आर्यन ने आदमखोर किंग कॉन्ग एप को काटने वाले हजारों वुल्फों को देखा। वो दृश्य बहुत चौंकाने वाला था और उसने कहा, इतना काफी है। भले ही मैं उसे मार ना सकूं, फिर भी मैं उसकी आधी शक्तियों को खत्म कर सकता हूँ। आखिरकार उसने राहत की सांस ली, क्योंकि 1000 से अधिक वुल्फों की मदद से आदमखोर किंग कॉन्ग एप से निपटना बहुत आसान होगा। इसके बाद आर्यन ने पूछा, स्नो व्हाइट, क्या तुम मुझे सूंघ कर बता सकते हो कि आसपास कोई इंसान है या नहीं? स्नो व्हाइट की भौहें हिल गईं और एक पल के लिए रुकने के बाद उसने कहा, नहीं। ठीक है, यह अच्छी बात है कि यहाँ कोई नहीं है। आर्यन ने स्पेस रिंग में ड्रैगन स्लेयर को देखा और अपने दिल में कहा, अब तुम्हारी शक्तियों को देखने का समय है। बूम बूम। हजारों वुल्फों को किसी चींटी की तरह खुद को काटता देख आदमखोर किंग कॉन्ग एप गुस्से में पागल हो गया था। उसने अपनी हथेली घुमाई और एक एक करके वुल्फों को थप्पड़ से मारने लगा। भले ही वुल्फों की ताकत अधिक नहीं थी,
लेकिन वो चींटियों की तरह हजारों की तादाद में थे और आदमखोर किंग कांग एप की शक्तियों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। उन सभी को एक एक करके मारने के अलावा आदमखोर किंग कांग एप के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस वक्त आर्यन एक ऊंची जगह पर खड़ा था और उन्मादी ढंग से हंसा, बंदर तुम मुझे मारना चाहते थे, आओ आओ और मुझे मार डालो, क्या तुम बहुत बर्बर नहीं हो, आओ और मुझे मार डालो। जब आदमखोर किंग कांग एप ने देखा कि आर्यन उसका मजाक उड़ा रहा है तो उसकी आंखों में खून दौड़ने लगा। उसने अगले ही पल अपनी हथेलियों को हिलाया और पहाड़ तोड़ मुक्के का इस्तेमाल किया। बूम! एक हिंसक झटके के साथ दर्जनों वुल्फों के दिमाग में विस्फोट हो गया। इसके बाद आदमखोर किंग कांग एप ने आकाश की ओर गर्जना की और एक ध्वनि लहर हमला किया। उसके चारों ओर सैकड़ों वुल्फ दंग रह गए और एक पल के लिए भी हिलने डुलने में असमर्थ थे। क्या बदतमीजी है! आर्यन बहुत हैरान था। आदमखोर किंग कांग एप पूरे दिन से क्रोधित था, लेकिन फिर भी वो इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम था। वास्तव में यह आदमखोर किंग कांग एप बहुत शक्तिशाली था। फिर आर्यन ने स्नो वाइट से कहा, मेरे आदेश की प्रतीक्षा करना। जब मैं तुम्हें पीछे हटने के लिए कहूं तो सभी वुल्फों को पीछे हटने के लिए कहना, अन्यथा तुम उन्हें चोट पहुंचाओगे। स्नो वाइट ने संदेह में पूछा, मास्टर आप क्या करना चाहते हैं? बस देखते जाओ, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आर्यन उस ऊंची जगह से नीचे कूद गया। अगले ही पल उसका शरीर धुंधला पड़ गया क्योंकि वो बिजली की स्पीड में आदमखोर किंग कांग एप की दिशा में बढ़ रहा था। आदमखोर किंग कांग एप भी लगातार चारों ओर घूमता रहा और मच्छरों की तरह वुल्फों को मारता रहा क्योंकि उसने आर्यन को तेजी से अपनी तरफ आते हुए देख लिया था। स्नो वाइट ने तुरंत वुल्फों की भाषा में गर्जना करते हुए कहा, हमला जारी रखो और अधिक जोर से काटो। वुल्फों के झुंड ने तुरंत अपना हमला और अधिक उग्र कर दिया। अचानक आर्यन का दाहिना हाथ हिला और वो चिल्लाया, ड्रैगन स्लेयर बाहर आओ। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, अधूरा ड्रैगन स्लेयर आर्यन के हाथों में आ गया। आर्यन का हाथ भारी हो गया और उसकी गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई। ड्रैगन स्लेयर हथियार बहुत भारी था। भले ही आर्यन अब लेवल 9 का युद्ध मास्टर था, फिर भी उसे उठाने के लिए आर्यन को दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ड्रैगन स्लेयर ब्लेड की नोक से एक खतरनाक और बेहद शक्तिशाली आभा निकल रही थी। जब आर्यन उसको लेकर भाग रहा था तो उसकी ब्लेड की नोक जमीन से घिस रही थी, जिससे चिंगारी और धूल पूरे रास्ते में उड़ती गई। आर्यन की बाहें अचानक हिली और वो हवा में जोर से उछल पड़ा। ड्रैगन स्लेयर तकनीक, त्वचा खोल। ड्रैगन स्लेयर ब्लेड पकड़े आर्यन सीधे आदमखोर किंग कांग एप की ओर बढ़ने लगा। बूम! बाम! ब्लेड से सीधे आदमखोर किंग कांग एप की छाती पर प्रहार हुआ और एक गहरा कट मारा, जिससे उसकी त्वचा और मांस अलग हो गए। -29,800 इंच। नुकसान के लगभग 30,000 पॉइंट्स। हाँ। ड्रैगन स्लेयर हथियार एक ड्रैगन के बचाव को भी तोड़ सकता है, तुम जैसा गोरिल्ला इसे कैसे रोक सकता है? ड्रैगन स्लेयर वास्तव में बहुत खतरनाक था। अगर ड्रैगन स्लेयर तकनीक के साथ संयुक्त रूप से उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो यह आदमखोर किंग कांग एप केवल एक हमले से 2 टुकड़ों में कट सकता था। आदमखोर किंग कांग एप ने तुरंत पलट कर आर्यन के शरीर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे आर्यन जमीन पर जाकर गिरा। आदमखोर किंग कांग एप के थप्पड़ का हमला इतना शक्तिशाली था कि उसके गिरने से वहां एक गहरा गड्ढा हो गया था। आर्यन को इस वक्त असहनीय दर्द हो रहा था। उसने तुरंत एक उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल निगल ली और फिर से ऊपर की ओर उछला। नस तोड़। आर्यन ने आदमखोर किंग कांग एप के उसी घाव पर फिर से हमला किया और एक गहरा कट मारा। स्विस! -48,000। इसके तुरंत बाद उसने एक बार फिर से हमला किया। हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। उसने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों का इस्तेमाल कर बार बार हमला किया। प्रत्येक हमला पिछले हमले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था और प्रत्येक वार पिछले की तुलना में अधिक उग्र और क्रूर था। इस वक्त आदमखोर किंग कांग एप के घाव से खून भारी मात्रा में रिस रहा था।
हर बार जब वो हमला करता तो उसे लगता था कि उसके शरीर की सारी शक्तियां खोखली हो गई है और वो उस शक्तिशाली शक्ति की रिहाई का सामना नहीं कर सकता था। तभी आर्यन अचानक स्नो व्हाइट पर चिल्लाया, जल्दी करो, यही समय है। स्नो व्हाइट ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और जोर से गर्जना की, नन्हे दोस्तों, पीछे हट जाओ। वुल्फों का झुंड जल्दी से पीछे हट गया और आदखोर किंग कांग एप को आजाद कर दिया। वुल्फों से आजाद होने के बाद भी वो आर्यन की ओर नहीं बढ़ा। उसकी आंखें आर्यन के हाथों में ड्रैगन स्लेयर पर टिकी हुई थीं और उसका शरीर कांप रहा था। आदमखोर किंग कांग एप डर गया था। लेवल 5 का डिमन बीस्ट वास्तव में डर गया था। अचानक आदमखोर किंग कांग एप मुड़ गया और भाग गया। हालांकि उसी समय आर्यन मुस्कुराया और बुरी तरह से हंसा, तुम भागना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम कहां तक भाग सकते हो। नस तोड़। स्विस्ट। आर्यन हवा में उछला और ड्रैगन स्लेयर ब्लेड से हमला किया। ब्लेड से निकलने वाली शक्तियां एक तूफान की तरह थी, जिसने आदखोर किंग कांग एप के शरीर को बिजली की तेजी से काटा और एक ही कट के साथ उसे हवा में उछाल दिया। जो शरीर एक छोटे से पहाड़ की बराबर था, उसे वास्तव में हवा में उछाल दिया गया था। इस दृश्य की कल्पना करना भी मुश्किल था। एक झटके में आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के सातों हमलों को एक बार फिर से इस्तेमाल करते हुए लगभग तबाही सी मचा दी थी और पागलों की तरह उस पर हमले किए जा रहा था। यह दृश्य बहुत हिंसक और क्रूर था। L130 के साथ ड्रैगन स्लेयर तकनीक का हमला खत्म हुआ। ड्रैगन स्लेयर ब्लेड के साथ ड्रैगन स्लेयर तकनीक के सातों वारों का इस्तेमाल करने से हमले की शक्ति अद्वितीय हो गई थी। ऊपर से आर्यन ने 130 वार किए थे, जो इतने क्रूर थे कि जिनसे आदमखोर किंग कांग एप के आंतरिक अंग तक बाहर निकल आए थे। धड़ाम। आदमखोर किंग कांग एप जमीन पर नीचे गिरा। उसकी सांसें थम चुकी थी और उसके शरीर पर लगे घावों से खून रिस रहा था। अगले ही पल आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हें आदमखोर किंग कांग एप को मारने पर 3 लाख ही एक्सपी पॉइंट्स, 15,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 1 स्ट्राइकिंग मूल्य और 200 विशेष पुरस्कार पॉइंट्स मिले हैं। इसके अलावा एक लेवल 5 विंड डिमन कोर और आदमखोर किंग कांग एप ब्लड एसेंस प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आदमखोर किंग कांग एप का हमला पहाड़ तोड़ मुक्का तकनीक किंग कांग शील्ड मारने के लिए दाहिने हाथ की जादुई शक्ति प्राप्त हुई है। एक पल रुकने के बाद एक बार फिर सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हारी शक्तियों का स्तर युद्ध मास्टर रैंक से सीधे युद्ध आत्मा रैंक में पहुंच गया है, इसलिए तुम्हें एक विशेष उपहार पुरस्कार के तौर पर मिला है। सिस्टम की आवाजें आर्यन के दिमाग में इतनी बार गूंजी कि वो इन्हें सुन ही नहीं सका। वो मौके पर खड़ा हो गया और फिर मूर्खता से हंसा, हे, यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। सिस्टम से मिले इनामों को देखकर वो खुशी से लगभग पागल होने वाला था। कुछ पल रुकने के बाद वो आखिरकार शांत हुआ और फिर तुरंत उन चीजों की जांच करने लगा जो उसे सिस्टम द्वारा मिली थी। विंड डिमन कोर। इंतजार करो, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आर्यन बड़बड़ाया। और फिर उसने पहाड़ तोड़ मुक्का तकनीक को देखा। अच्छा, तो इसके हमले से पहाड़ों को भी 2 टुकड़ों में बांटा जा सकता है। सच में इसकी शक्तियां तो बहुत खतरनाक है, उसने खुद से ही कहा। फिर इसके बाद उसने सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर उसकी विशेषताओं को देखा। तकनीक पहाड़ तोड़ मुक्का। स्तर हेवन स्टेज लेवल 5। पॉइंट्स उपभोग 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स। वर्णन पहाड़ों को तोड़ना और चट्टानों को तोड़ना, युद्ध आत्मा रैंक के नीचे योद्धाओं की तत्काल हत्या। इसके अलावा आदमखोर किंग कांग एप की शक्ति को सक्रिय करने का 10% मौका है। अद्भुत, आर्यन ने उत्साह में चिल्लाया। विशेष रूप से आदमखोर किंग कांग एप की शक्ति को सक्रिय करने के 10% मौके से वो बहुत उत्साहित था। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए उसे डर की एक लहर महसूस भी हुई। शांत होने के बाद उसने अगली चीज को देखा, जो किंग कांग शील्ड थी। वस्तुतः किंग कांग शील्ड। स्तर हेवन रैंक 1। वर्णना बैटल स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट के हमले को 80% और बैटल मोनार्क मार्शल आर्टिस्ट के हमले को 20% तक रोकने में सक्षम।
वज्र की रहस्यमय क्षमता को सक्रिय करने का 10% मौका है, जो बैटल मोनार्क मार्शल आर्टिस्ट के 100% हमले को रोक सकता है। जबरदस्त। अभी मेरे पास बचाव की कमी है। इस कवच के साथ सर्वजीत सिंह, देखते हैं कि तुम मेरा क्या कर सकते हो, आर्यन ने सोचा। और फिर उसने अपने शरीर पर वज्र शील्ड को पहन लिया। यह उसकी छाती पर टिमटिमा रही थी, हालांकि केवल वो ही इसे महसूस कर सकता था। यह भी उसकी खासियतों में से एक थी कि उसे पहनने वाले योद्धा के अलावा कोई देख और महसूस नहीं कर सकता था। इसके बाद उसका ध्यान अगली चीज पर गया, जो मारने के लिए दाहिने हाथ की जादुई शक्ति थी। यह क्या चीज है, उसने अपने मन में सोचा। जैसे ही उसने यह सोचा, खून की एक बूंद सीधे उसके दाहिने हाथ में चली गई। इसके तुरंत बाद आर्यन का दाहिना हाथ हिंसक रूप से कांपने लगा और उसके दिमाग में आदमखोर किंग कांग एप की गर्जना लगातार सुनाई दी। जैसे कि आदमखोर किंग कांग एप को उसके दाहिने हाथ में बंद कर दिया गया है। यह शक्तियों की एक लहर की तरह थी जो उसके शरीर के अंदर कहीं से उत्पन्न हो रही थी, और यह लहरें एक एक करके उठ रही थी, फिर उसकी पूरी दाहिनी भुजा को भर रही थी, उसकी 5 उंगलियों से लेकर उसकी भुजा तक, उसकी रक्त वाहिकाओं से लेकर उसकी नसों तक, और यहाँ तक कि हर छिद्र को भी मजबूत किया जा रहा था। लगभग 10 मिनट बाद यह प्रक्रिया खत्म हुई और आर्यन ने एक राहत की सांस ली। एक बार फिर उसने इसकी जांच की, लेकिन अब ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। हालांकि एक चीज में बदलाव आया था, और वो थी उसकी पहाड़ तोड़ मुक्का तकनीक। अब वो हमला करने के लिए उसका 3 मिनट तक इस्तेमाल कर सकता था, और एक ही हमले में युद्धराज रैंक से नीचे किसी भी योद्धा को जान से मार सकता था, और एक युद्धराज को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। क्या? बहुत उग्र, बहुत भयानक। हाँ 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 सर्वजीत, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, आर्यन खुशी में जोर जोर से हंसने लगा। सर्वजीत सिंह एक युद्धराज था, उसकी शक्तियाँ बेहद खतरनाक थी। कुछ दिनों पहले तक आर्यन उसके पास खड़े होने में भी बेहद असहज महसूस करता था, लेकिन अब उसे सर्वजीत सिंह से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही आर्यन उसे मार ना सके, लेकिन अब वो पहाड़ तोड़ मुक्का तकनीक का इस्तेमाल कर कम से कम उसे गंभीर रूप से घायल तो कर सकता था, और एक बार घायल होने के बाद वो अपने हुक्म के इक्कों का इस्तेमाल कर उसे जान से भी मार सकता था। यह सोच सोच कर ही उसका खून खोलने लगा था। इसके बाद उसने विशेष पुरस्कार को देखा, जो एक डब्बे जैसा था। एक बार खोलने के विचार के साथ ही वो खुल गया, और इसी के साथ उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हें विशेष पुरस्कार से सोलस्टम तकनीक मिली है, क्या तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो? यह क्या है? सोलस्टम तकनीक? अगले ही पल में आर्यन दंग रह गया जब उसने सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर उसकी विशेषताओं को देखा। इस वक्त उसका छोटा सा दिल इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सोलस्टम तकनीक को सक्रिय करने से हमला करने की शक्तियों, रक्षा करने की शक्तियों और जादुई प्रतिरक्षा की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता था। एक तरह से यह तकनीक अजय थी। तुरंत आर्यन ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके अगले ही पल उसके दिमाग में एक शक्ति की लहर दौड़ गई, जिससे उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ, लेकिन यह असहनीय नहीं था। फिर आर्यन ने सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर तकनीक की विशेषताओं की जांच की। तकनीक सोलस्टम तकनीक अद्वितीय स्तर डिवाइन लेवल। पॉइंट्स उपभोग 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स प्रति सेकंड। केवल 1 मिनट तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शक्तियां बढ़ने के साथ समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। विवरण अद्वितीय सक्रियण अटैक स्पीड ताकत। योद्धा के सभी शक्तियों को दोगुना कर दिया जाएगा। मेरा दिल। आर्यन इतना चौंक गया था कि उसे लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला था, इसलिए वो पीछे एक बड़े पेड़ का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसका दिल इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हाँ हाँ हाँ, अद्भुत। कुछ क्षण बाद वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल करने से उसकी सारी शक्तियां दोगुनी हो जाएगी। यह एहसास बहुत शानदार था। भविष्य में जब वो सोलस्टम तकनीक को पूरी तरह से विकसित कर लेगा, तो वो गॉड्स को देखने पर गॉड्स को मार डालेगा, नरकदूत से मिलने पर नरकदूत को मार डालेगा, और जब वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा और पृथ्वी में प्रवेश करेगा, तो उसे कौन रोक सकता था? केवल एक सर्वजीत सिंह कुछ भी नहीं था।
तीनों स्तंभ और शाही परिवार, बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्द तुम्हें एक एक करके बर्बाद और तबाह कर दूंगा। हाँ, आर्यन अतुलनीय रूप से उत्साहित था, क्योंकि सोलस्टम तकनीक बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। बस इतना ही। जब आर्यन ने सोलस्टम तकनीक का ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स उपभोग देखा तो वो गुस्से में आ गया। 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स प्रति सेकंड, यानी कि मेरी वर्तमान शक्तियों के हिसाब से फुल ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स के बाद भी केवल 20 सेकंड तक चल सकती है। यह खपत वास्तव में एक बड़ी समस्या है, लेकिन 20 सेकंड मेरे लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए पर्याप्त है। आर्यन बहुत उत्साहित था, इतना कि उसने किसी व्यक्ति को थोड़ी दूर पर खड़े नहीं देखा। मेघा, वो पूरे रास्ते दौड़ती रही, उसका दिल आर्यन के लिए बेहद चिंतित था, लेकिन जब वो पहुंची तो उसने आर्यन को एक ही कट के साथ आदमखोर किंग कांग एप को हवा में उछालते हुए देखा और फिर तुरंत ब्लेड के 130 वारों के साथ आदमखोर किंग कांग एप को मार डाला। उस पल में आर्यन को देखकर उसका दिमाग सुन पड़ गया था। वो इतनी हैरान थी कि वो एक शब्द भी नहीं बोल सकी। जब आर्यन को किसी के आसपास होने का एहसास हुआ तो उसने मेघा की ओर देखा। वो थोड़ा चौंक गया, फिर हल्के से मुस्कुराया, अपना सिर खुजलाया और कहा, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? तुम वापस क्यों आई? मेघा ने सदमे में पूछा। तुमने हमें केवल आदमखोर किंग कांग एप को मारने के लिए दूर भेज दिया। आर्यन मूर्खता से हंसा। मुझे भी विश्वास नहीं है, यह तो मेरी अच्छी किस्मत थी। मैं बस तुम 3 बहनों को अपने साथ जोखिम लेने नहीं दे सकता था ना। तुम इसे अच्छी किस्मत कहते हो? ब्लेड के 130 वारों के साथ एक लेवल 5 के आदमखोर किंग कांग एप जैसे डिमन बीस्ट को मार देना, क्या तुम्हें यह एक अच्छी किस्मत लगती है? तुम किससे झूठ बोल रहे हो? मेघा को आर्यन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, बिल्कुल किया रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। आर्यन को भी एहसास हो चुका था कि वो अब रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो इसलिए उसने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा, यह मेरे सिंह परिवार की विरासत है। अब इस बारे में छुपाना व्यर्थ था, लेकिन अब उसके पास और भी अधिक हुक्म के इक्के थे। उसके दाहिनी भुजा की दिव्य शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण सोलस्टम तकनीक हाथ में। इन 2 हुक्म के इक्कों के साथ ड्रैगन स्लेयर ब्लेड की खबर फैल जाने पर भी उसे किसी बात का डर नहीं था। मेघा का चेहरा ठंडा हो गया और उसने सदमे में कहा, फायर ग्लास राजवंश का एकमात्र सर्वोच्च हथियार? ड्रैगन स्लेयर को ड्रैगन गॉड के रक्तसार के साथ सिंह परिवार के महान पूर्वज द्वारा परिष्कृत किया गया था। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, तुम तो इसके बारे में बहुत कुछ जानती हो, मेघा ने कहा। फायर ग्लास राजवंश में कौन इस बहुमूल्य ब्लेड के बारे में नहीं जानता है? यहाँ तक कि मेरे स्वर्ग संप्रदाय में भी यह कानों को छेदने वाली गड़गड़ाहट की तरह है। यह एक सर्वोच्च हथियार है। हालांकि मैंने सुना है कि एक दुष्ट डिमन के साथ लंबे युद्ध के दौरान सिंह परिवार के महान पूर्वज ने इसे खो दिया था। तुम्हें यह कैसे मिला? आर्यन ने कहा, यह मुझे किस्मत से फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में मिला था। लेकिन तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगी, है ना? यह बताने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन यह उसके लिए अनावश्यक परेशानी को आकर्षित करेगा। पिछले कुछ दिनों में सिंह परिवार के योद्धाओं की हत्या होने से आर्यन समझ चुका था कि अगर ड्रैगन स्लेयर की बात बाहर फैली तो तीनों स्तंभ और शाही परिवार और अधिक सक्रिय हो जाएंगे और कभी सिंह परिवार पर एक साथ मिलकर हमला कर सकते थे, क्योंकि ड्रैगन स्लेयर का खतरा ड्रैगन स्पिरिट योद्धा के खतरे से भी अधिक था। मेघा ने पूरी गंभीरता से कहा, क्या तुम मुझे चुप कराना चाहते हो? आर्यन एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने कहा, तुम इतनी सुंदर हो तो भला मैं तुम्हें मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि तुम इसे मेरे लिए गुप्त रख सकती हो। हाँ। मेघा जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। जब वो मुस्कुराई तो उसके गालों पर 2 उथले डिंपल दिखाई दिए। वो शायद ही कभी मुस्कुराती थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान मादक थी। आर्यन स्तब्ध रह गया और उसने कहा, तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर है। मेघा ने एक बार फिर से ठहाका मारा और कहा, क्या यह मेरी छोटी बहन तारा की मुस्कान जितनी सुंदर है? जरूर, किसी से भी बेहतर, आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा। मेघा आमतौर पर गंभीर रहती थी,
लेकिन जब वो अचानक मुस्कुराई तो वो बेहद सुंदर लग रही थी। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है। हम मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा राज छिपा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे 3 चीजों का वादा करना होगा। वो शायद ही कभी दूसरों के सामने एक निर्दोष लड़की की भावनाओं को प्रदर्शित करती थी, लेकिन आर्यन के सामने वो अपनी भावनाओं को नहीं छिपाना चाहती थी और एक सामान्य लड़की बनना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। आर्यन ने पूछा, कौन से 3 वादे? आखिर मेघा आर्यन से अपने कौन से 3 वादे पूरा करवाना चाहती थी? मेघा ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, पहले, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए मांस भूनो, मुझे भुना हुआ मांस खाना है, बहुत सारा भुना हुआ मांस खाना है। क्या यह इतना आसान है? आर्यन ने सोचा कि वो उसके लिए चीजों को मुश्किल बना देगी। उसने तुरंत सलाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं काम पूरा करने का वादा करता हूँ। आधे घंटे बाद सुगंधित भुना हुआ आदमखोर किंग कांग एप का मांस तैयार था। मेघा ने तब तक खाया जब तक कि उसका पेट फूलकर गुब्बारा नहीं बन गया। पिछले 3 दिनों से वो आर्यन का पीछा कर रही थी और आर्यन को भुना मांस खाते हुए देख रही थी, जो उसके लिए कंट्रोल से बाहर था। पेट भर खाने के बाद मेघा का मन हिल गया और उसने कहा, दूसरी बात, मैं तालिस्मान तकनीक सीखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सिखाओ कि उच्च श्रेणी के तालिस्मानी कागजों को कैसे बनाया जाता है। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें सिखाया होगा, है ना? ठीक है, ठीक है। आर्यन अपने दिल में हंसा। मेरा गुरु, हाँ, अगर यह जानती कि मैंने ही उच्च श्रेणी वाली तालिस्मान तकनीक का आविष्कार किया है तो इसका हाव भाव कैसा होता। इसके बाद आर्यन ने पूरी गंभीरता से कहा, उच्च श्रेणी वाले तालिस्मानी तकनीक को सीखना बेहद मुश्किल है। मेघा ने तुरंत कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितना मुश्किल है, मैं सिर्फ उच्च श्रेणी वाले तालिस्मानी कागजों को बनाना चाहती हूँ। मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इस बिंदु पर मेघा की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। फिर उसने बात आगे जारी ना रखते हुए सिर्फ इतना कहा, तुम्हें बस मुझे अनुशासित करना है। लगता है यह कोई बात छिपा रही है, आर्यन ने अपने दिल में सोचा और फिर कहा, चलो फिर पहले हम शुरू करते हैं। उसने मेज के रूप में उपयोग करने के लिए एक सपाट चट्टान को ढूंढा और कहा, तुम सिर्फ मुझे देखो और जैसा मैं करता हूँ वैसा करती जाओ। इसके बाद आर्यन ने चट्टान पर कुछ चित्र बनाना शुरू कर दिए और मेघा भी बिना किसी संकोच के उसकी नकल करते हुए चित्र बनाने लगी। गलत। जैसे ही मेघा ने लिखना शुरू किया, आर्यन चिल्लाया, तुमने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी समायोजित नहीं किया है, फिर तुम आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से कैसे डाल सकती हो? सबसे पहला कदम, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को समायोजित करो। मेघा आर्यन के निर्देशों का पालन करते हुए एक शिष्य की तरह आज्ञाकारी थी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को समायोजित करने के बाद उसने फिर से चित्रण करना शुरू कर दिया। गलत। आर्यन ने फिर से चिल्लाकर कहा, क्या तुमने अपने दिमाग में सोचा कि आखिर तुम किस तरह का तालिस्मान बनाना चाहती हो? अगर तुम तालिस्मान बनाने से पहले इस बारे में नहीं सोचती हो तो फिर तुम कैसे सफल हो सकती हो? दूसरा कदम, आध्यात्मिक ऊर्जा को समायोजित करो और अपने विचारों से मिलाओ। मेघा ने अचानक महसूस किया कि अतीत में उसने जो तालिस्मान तकनीक सीखी थी वो कचरा थी और स्वर्ग संप्रदाय में मौजूद सभी तालिस्मानी मास्टर भी कचरे का एक गुच्छा थे। इसके बाद मेघा ने इसे फिर से किया। गलत, गलत, गलत। आर्यन ने एक आह भरी और कहा, पहले देखो कि मैं कैसे चित्रण करता हूँ। फिर उसने ब्रश उठाया और अपनी भौहें हिलाते हुए ब्रश को आदमखोर किंग कांग एप के खून से रंग दिया। उसके बाद विचार में डूब गया। तभी उसके शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी और एक ड्रैगन और सांप में बदल गई। फिर आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्तसार को मिलाकर वो लगातार कुछ लिखने लगा। हर चित्र सही था, लगातार चित्रण, लगातार परिपूर्ण, एकदम जादुई था। मेघा बगल में खड़ी थी और आर्यन के गंभीर रूप को देख रही थी। वो थोड़ी मोहित नजर आ रही थी। आर्यन का गंभीर रूप वास्तव में सुंदर था, इतना सुंदर था कि वो इसका विरोध नहीं कर सकती थी। ठीक है। आर्यन ने अपना ब्रश खींचा और फिर विचार को सक्रिय करते हुए तालिस्मान जारी किया।
बूम। जिस चट्टान पर चित्रण किया गया था उसमें से एक आदमखोर किंग कांग एप बाहर निकला और आसमान की ओर गर्जना की। यह देखकर मेघा इतना हैरान थी कि वो लगभग लकवाग्रस्त हो गई। कुछ पल बाद उसने आर्यन की ओर दयनीय दृष्टि से देखा और कहा, मुझे फिर से सिखाओ। आह, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। आर्यन ने आह भरी और कहा, ब्रश पकड़ो। मेघा ने ब्रश को पकड़ लिया। फिर आर्यन उसके पीछे आया और एक हाथ से मेघा का हाथ पकड़ लिया। इस वक्त उसका छोटा हाथ थोड़ा कांप रहा था। आर्यन चिल्लाया, विचलित मत हो। आध्यात्मिक ऊर्जा को समायोजित करो और विचारों को मिलाओ। फिर उसने मेघा का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे इसे कदम दर कदम उत्कीर्ण किया। कुछ मिनट बाद तालिस्मानी कागज पूरा बन गया था, लेकिन उसने किसी आदमखोर किंग कांग एप जैसे लेवल 5 के डिमन बीस्ट की दबंग आभा को जारी नहीं किया। एक बार और फिर से आर्यन मेघा की पीठ से सटा हुआ था। उसका माथा मेघा के कंधे पर था और जब भी वो उसे कोई आदेश देता उसकी सांस मेघा के कानों में चढ़ जाती, जिससे उसका शरीर थोड़ा कांपने लगता और वो बड़ी मुश्किल से अपना थूक निगलती। इस वक्त अनजाने में आर्यन ने उसे एक तरह से गले लगा रखा था। फिर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना पूरा ध्यान तालिस्मानी तकनीक सीखने पर केंद्रित कर दिया। इसके बाद आर्यन का शरीर भी अत्यधिक गर्म होने लगा। यह पहली बार था जब उसे निषिद्ध फल की इतनी तीव्र इच्छा हो रही थी, क्योंकि वो मेघा के शरीर से आने वाली कुंवारी सुगंध को महसूस कर सकता था। हालांकि इससे पहले वो अपने पिछले जीवन में स्नेहा के साथ शारीरिक संबंध बना चुका था, लेकिन उस वक्त वो जुड़वा पायथन की भ्रमित कर देने वाली जहरीली गैस के जाल में फंसा हुआ था। भ्रम जाल में फंसे होने के कारण वो स्नेहा के स्पर्श को अच्छे से महसूस नहीं कर पाया था। यही कारण था कि वो अब एक कुंवारी लड़की के इतने करीब आने पर भ्रमित होने लगा था, लेकिन वो खुद को शांत करने की लगातार नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी मेघा ने कुछ पूछने के लिए मुड़कर देखा और उसकी आंखें आर्यन की आंखों से जा मिली। यह एक जानलेवा इरादा था। दोनों की सांसें तेज होने लगीं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आर्यन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चाहे वो कितना भी खुद को शांत करने की कोशिश क्यों न कर रहा हो, वो अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को नहीं रोक पा रहा था। इससे भी बुरा था कि मेघा की धुंधली आंखें उसे देख रही थीं। उसके गाल लाल हो गए थे। उसका पूरा शरीर गर्म था, जिससे आर्यन खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ था। यह आदिम इच्छा बहुत मजबूत थी। तभी उन दोनों को अचानक एक गर्जना सुनाई दी, जिसने दोनों के बीच खामोशी को तोड़ दिया था। मेघा की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वो जल्दी से आर्यन की बाहों से बाहर निकली और भागकर थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। इस समय उसका चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल था और शर्म की वजह से वो वहीं गड्ढा खोदकर छिपना चाहती थी। आर्यन भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वो हल्के से खांसा। फिर उसने कहा, तुमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। यदि तुम कुछ समय तक इसका अच्छे से अभ्यास करती हो तो तुम उच्च श्रेणी के तालिस्मानी कागज आसानी से बना सकती हो। मेघा ने धीरे से एन के साथ जवाब दिया। इसके बाद दोनों चुप हो गए। इस तरह चुप रहना बहुत अजीब था, इसलिए आर्यन ने बात करने के लिए एक विषय खोजा और तुरंत कहा, आज चांद की रोशनी वास्तव में बुरी नहीं है। मेघा ने अपना सिर नीचे किया, फिर हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह बुरा नहीं है। स्नो व्हाइट इसे और अधिक सुनना बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने आर्यन से कहा, यंग मास्टर, आकाश काला है, आपने चांद की रोशनी कहाँ से देखी? उन दोनों ने एक ही समय में अंधेरे रात के आसमान को देखने के लिए अपना सिर उठाया और फिर एक ही समय में हंसे। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान वास्तव में बहुत सुंदर है। इस दुनिया में तुम पहली सबसे खूबसूरत लड़की हो जिसकी मुस्कान मुझे इतनी सुंदर लगी। मेघा यह सुनकर दंग रह गई। फिर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो आर्यन के मजाकिया रवैया से अच्छे से परिचित थी। इसलिए उसने कहा, चाहे मेरी मुस्कान कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, यह तुम्हारी मंगेतर राजकुमारी इरा जितनी सुंदर नहीं है। वो फायर ग्लास शहर में सबसे अधिक सुंदर है। वो मुझसे कहीं अधिक सुंदर है। आर्यन थोड़ा हैरान था और हंसा। क्या तुम्हें जलन हो रही है?
जब से वो इस दुनिया में आया था उसने कभी अपनी इस मंगेतर को नहीं देखा था। इसके अलावा उसकी यादों में अपंग होने से पहले शाही परिवार के लोग अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन जब से उसका ड्रैगन बल्ट निकाला गया था और उसकी पंसलियां टूट गई थी, तब से कोई भी शाही परिवार का सदस्य नहीं दिखाई दिया और न ही उन्होंने कभी शादी के बारे में बात की। लेकिन फिर भी इस दुनिया के आर्यन ने इसे दिल पर नहीं लिया, और रही बात अपने आर्यन की, उसे अपनी शक्तियां बढ़ाने के अलावा किसी और चीज की फिक्र नहीं थी। मेघा ने कहा, मुझे जलन क्यों होगी? उसने मुंह फुला लिया। यह स्पष्ट था कि उसे जलन हो रही थी। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करो और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।